तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 41 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सीनियर यूशा रूम में आती है जहां पर हमारी ल्यूजियांग को कैदी बनाकर रखा गया है। वो हमारी ल्यूजियांग की बॉडी को चेक करने के बाद कहती है हाँ ये बात तो वाकई में सच है, इसके पास तो 9 टर्मिनल वेन्स है और इसके हस्बैंड ने इसकी बॉडी के अंदर जो कोल्ड एनर्जी थी उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सप्रेस किया हुआ है। लगता है कि वो बहुत ही अच्छा अल्केमिस्ट होगा, लेकिन अब जो दोबारा अपने हस्बैंड को कभी भी देख नहीं पाएगी। ल्यूजियांग उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, मेरा हस्बैंड यहाँ पर मुझे लेने के लिए जरूर आएगा, मेरा युंजी मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा। ये बात सुनने के बाद यूशा उसे कहती है तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें यहाँ से बचा सकता है। फिर साथ ही वो आगे बढ़ती है, ल्यूजियांग को उसके ग्वालों से पकड़कर खींचते हुए कहती है हमारे इस पैलेस में कोई भी अपनी मर्जी से ना तो आ सकता है ना ही अपनी मर्जी से जा सकता है। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम यहाँ से भागकर जा सकती हो जब तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर आकर तुम्हें बचा सकता है तो ये बहुत बड़ी गलती है। हमारा पैलेस एक ऐसी माउंटेन के ऊपर बना हुआ है जो कि तकरीबन 4 किलोमीटर ऊंची है और उसके नीचे एक बहुत ही गहरी खाई है और उस खाई के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को पार करते हुए यहाँ तक पहुँच सकता है, तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं। लड़कियां भी अगर वहाँ पर जाएंगी, हम पावरफुल मास्टर्स भी उन मॉन्स्टर्स के सामने नहीं टिक सकती। लेकिन अगर वो किसी तरह से उन सारे मॉन्स्टर्स को पार करते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है इस पैलेस में, तो यहाँ पर इस पैलेस में बहुत सारी पावरफुल मास्टर्स हैं। और तुम्हें क्या लगता है कितनी सारी पावरफुल मास्टर्स को इग्नोर करते हुए वो तुम्हारे तक पहुँच सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर हम लोग उसके ऊपर अटैक करेंगे तो वो वहीं पर आइस का एक पुतला बन जाएगा और आइस का पुतला बनने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और फिर साथ ही यूशा उसे कहती है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर इस तरह की और ज्यादा डरावनी बातें बताऊं? अगर तुम यहाँ पर डरना नहीं चाहती तो फिर चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो और इस उम्मीद को छोड़ दो कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बचाने के लिए आएगा। यूशा उसे कहती है तो फिर ठीक है, आज के बाद यही समझो कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी है जो यहाँ पर आकर तुम्हें बचा सके। फिर साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसको पकड़ती है और उसके माथे के अंदर अपनी एनर्जी को इंसर्ट करते हुए कहती है फिर सारी की सारी जादू को अब भूलना होगा। वो अपनी पावर्स के साथ हमारी ल्यूजियांग को वहीं पर सुला देती है। फिर साथ ही उसे कहती है सारी की सारी मेमोरीज में फंसी हुई हो, इसलिए तुम्हें उन सभी की सभी मेमोरीज को भुलाना होगा। जबकि तुम यहाँ से सोकर उठोगी तो उसके बाद तुम एक पुतला बन चुकी होगी, तुम सिर्फ एक कठपुतली की तरह होगी जिसका ब्रेन वॉश हो चुका है, जिसे मैं जिस तरह से चाहूँ उस तरह डाल सकती हूँ। तो साथ ही यूशा वहाँ पर अपने पास से क्रिस्टल निकालती है तो बिंगली उसकी तरफ देखकर सोच रही होती है ये तो एक सिल्कवर्म माइंड कंट्रोलिंग स्टोन है। साथ ही वो से कहती है सीनियर यूशा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम इसको भी एक पपेट बनाने वाली हो? ऐसी वहाँ पर बिंगली बीच में बोलती है। वहीं पर वो दोनों लड़कियां जो जिनका नाम ड्यू और फ्रोस्ट होता है वो दोनों से कहती है इस मास्टर बिंगली आपको यहाँ पर बीच में आने की जरूरत नहीं है, अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगी तो हमें आगे बढ़कर आपको रोकना पड़ेगा। सीनियर यूशा से कहती है क्या तुम्हें पता है कि इस लड़की के पास जो ब्लड लाइन की पावर है वो ब्लड बहुत ज्यादा स्पेशल है। मैं पिछले 50 साल से इसी ब्लड वाली लड़की या लड़के को ढूंढ रही थी लेकिन मुझे ये ब्लड लाइन की पावर नहीं मिल सकी, लेकिन आज फाइनली मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई है। फिर साथ ही वो बिंगली से कहती है ये तो सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है कि तुमने यहाँ पर अचानक से इस लड़की को ढूंढ लिया, तुमने हमारे 9 पैलेस के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, इसी वजह से तुम्हें इसका रिवार्ड जरूर मिलेगा। सीनियर यूशा से कहती है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि 9 वेन्स वाली जो भी बॉडी होगी बहुत ज्यादा स्पेशल होती है और बहुत ज्यादा डेंजरस भी है, क्योंकि अगर इसका यहाँ पर जरा सा भी मूड चेंज होता है अपनी पावर्स के ऊपर कंट्रोल खो देती है तो ये पूरे के पूरे 9 वेन पैलेस को भी बर्बाद कर सकती है। इसी वजह से इसके ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखनी होगी, मेमोरीज को मिटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसके माइंड को क्लियर किया है। मास्टर बिंगली से कहती है लेकिन सीनियर तुमने तो कहा था कि हमारे पास ऐसा तरीका है जिससे हम इस लड़की की बॉडी के अंदर कोल्ड फ्रोस्ट को सप्रेस कर सकते हैं, हम इसकी 9 टर्मिनस वेन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर इसको कंट्रोल करना सिखा सकते हैं। वो उसे कहती है मैंने तुमसे झूठ बोला था, मेरे पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, इस लड़की को एंड के ऊपर मरना पड़ेगा, जो हमें इससे चाहिए वो हम इसे ले लेंगे। सीनियर यूशा से कहती है हमें किसी लड़की की क्या परवाह है, ये कौन सा हमारी फैमिली की एक मेंबर है, वजह से हम में से किसी को भी इस लड़की की जान की कोई परवाह नहीं है। तब हम लोग इस लड़की की बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब तक हम लोग तुम्हारी उस बहन क्रिस्टल को बचा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बाकी सभी से बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस सब का सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें ही होने वाला है, क्योंकि इससे तुम्हारी बहन का इलाज हो सकता है। सभी लोग रूम से बाहर आ जाते हैं। सीनियर यूशा उन लोगों से कहती है ठीक 1 महीने के बाद हमारी मास्टर भी अपनी सर्कुलेशन की कल्टीवेशन से वापस आने वाली है, तब तक इस लड़की की माइंड कंट्रोलिंग भी कम्प्लीट हो चुकी होगी, तब तक ये एक पपेट बन जाएगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर न्यू कल्टीवेशन मेथड्स को यूज करेंगे। रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें यहाँ पर इस लड़की के ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं है, अब से तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर नहीं है, यहाँ का सारा काम ड्यू संभाल लेगी, ड्यू इस लड़की के ऊपर नजर रखेगी। साथ ही वो ड्यू से कहती है यहाँ पर इस लड़की का जितना भी स्टाफ है उस सभी को डिस्ट्रॉय कर दो, इस लड़की के पास इसकी कुछ भी चीज नहीं होनी चाहिए जो कि इसको इसके होने का याद दिलाए। बिंगली आगे बढ़ती है और इसे कहती है सीनियर यूशा अगर तुम इजाजत दो तो ये काम मैं करना चाहूंगी। सीनियर यूशा से कहती है अब ये मत कहना कि तुम यहाँ पर इसकी चीजों को छुपाना चाहती हो, क्या तुम इसकी चीजों को बचाना चाहती हो? तो बिंगली से कहती है नहीं, मुझे इस लड़की के ऊपर तरस आ रहा है, मैं इस लड़की को अपने साथ यहाँ पर लेकर आई थी तो मुझे लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, मैं इसकी चीजों को पर्सनली जला दूंगी। यूशा से कहती है अच्छा ठीक है फिर ये काम तुम ही करना। बिंगली से कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उसके बाद वो उसका सारा सामान उठाती है और सामान को उठाने के बाद उसके पास से वापस की तरफ मुड़ जाती है। तो उसे कहती है एल्टोलिन मेरे साथ चलें, टाइम हो चुका है, हमें जाकर इसके सामान को जलाना होगा। वो साथ उसके कपड़े भी उतार लेते हैं, इसके साथ वो छोटी सी डॉल भी होती है जो कि हमारे युंजी की होती है। सारा सामान ले जाने के बाद वो लोग पीक के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर
पर वो आग जलाते हैं और आग के अंदर वो सारे सामान को फेंक रहे होते हैं। पिंगली अपने पास से वो सारा सामान वहाँ पर फेंक देती है, लेकिन हमारे जुंजी की गुड़िया को छोड़कर जुंजी की गुड़िया को उसने अपनी मुट्ठी के अंदर बंद किया होता है। उसने एक चीज वहाँ पर बचा कर रख ली है। तो यहीं से हमारी एक बैकफ्लैश स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, जो कि हमारे जुंजी के छोटे होने के वक्त की थी। सारी की सारी बैकफ्लैश स्टोरी हमें हमारी ल्यूजियांग सुना रही है। ल्यूजियांग सुना रही होती है, वो कहती है ये कैसे हो सकता है, मैं तो इस वक्त 9th फ्लोर पैलेस में थी, लेकिन मैं इस वक्त अपने घर में कैसे आ गई हूँ, क्योंकि उसकी मेमोरीज मिट रही है। इसी वजह से वो अपनी सारी की सारी मेमोरीज को हमें आखिरी बार यहाँ पर दिखा रही है। अपने घर में होती है और अपने घर में अपने हाथ में एक कपड़े के ऊपर बुनाई कर रही होती है। इसकी उम्र कोई 5-6 साल ही होगी। तब ये वहाँ पर बैठी एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है और कहती है कि मैंने कोई सपना देखा होगा। उसी वक्त बाहर से उसे क्लाउड पिंक की आवाज आती है, गोल्ड पिंक की आवाज आती है। वो उसे कहती है जंग मिस मास्टर चू यहाँ पर आ चुके हैं। तो वो अपने कपड़े को वहीं पर फेंक दी और जल्दी से भागती हुई उसे मिलने के लिए बाहर चली जाती है। वो दीवार के पीछे छुपकर उसे देखती है, तो वो दीवार के साथ खड़ा होता है। जुंजी भी यहाँ पर एक छोटा बच्चा था, वो उसकी तरफ देखती है और जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है, जाकर उसके साथ लिपट जाती है और उसे कहती है क्लाउड मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। हमारा जुंजी भी शर्माते हुए उसे कहता अब तुम्हें क्या हुआ, तुम तो मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मिस कर रही हो। साथ ही वो उसे कहती है मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बहन कहाँ पर है, तुम्हारी बहन शुइकियान कहाँ पर है। वो उसे कहती है अच्छा ठीक है रुको मैं उसको बुला कर लाती हूँ। जल्दी से भागती हुई अपनी बहन को बुलाने के लिए चली जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो जुंजी था ये शुइकियान से मिलने के लिए आया करता था, जबकि ये तो मुफ्त में इसके साथ चिपके जा रही है। माई ल्यूजियांग यहाँ पर अपनी बहन और अपने बारे में बताती है। वो कहती है मेरी बहन शुइकियान मुझसे बहुत ज्यादा अलग है। वो एक गहरी काली नाक में एक चांद की तरह है जो कि चमक रहा हो, कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक स्टार की तरह हूँ जो कि आसमान पर रात के वक्त चमकता भी नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो फादर की आंख का तारा है। फादर उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसे हमेशा बहुत सारे तोहफे मिलते हैं। जब भी कोई यहाँ पर आता है, कोई मेहमान आता है, तो वो भी सिर्फ उसे तोहफे देता है, जबकि मुझे कुछ भी नहीं मिलता। फादर उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करने की इजाजत देते हैं, उसे बुक्स पढ़ने को मिलती है, मुझे कुछ भी नहीं मिलता। मैं सारा दिन सिर्फ काम करती रहती हूँ। मैं और मेरी मॉम यहाँ पर सफाई करती है। इसके अलावा अपने फादर के साथ वो बहुत सारी जगहों पर जाती है और उसे बहुत सारी स्टोरीज पता है। हर बार वो जब भी कहीं पर जाती वो हम दोनों को अपनी स्टोरीज बताती है, वहाँ पर जाकर क्या क्या किया। और हम दोनों, मैं और जुंजी, हम उसकी स्टोरी सुना करते थे। जब मैं जुंजी की तरफ देखती तो जुंजी हमेशा उसी की तरफ घूर घूर कर देखा करता था। मुझे लगता है कि जुंजी को वो बहुत ज्यादा पसंद थी। और दूसरे तीसरे दिन हमारा जुंजी इन लोगों से मिलने के लिए जहाँ पर आया करता था, तो अगले दिन फिर से वो वहाँ पर आता है। ल्यूजियांग भागती हुई उससे मिलने के लिए जा रही होती है और रास्ते में वो गिर जाती है, उसके घुटने के ऊपर चोट लगती है, लेकिन वो कहती है मुझे यहाँ पर रुकना नहीं है, मुझे जल्दी से वहाँ पर जाना होगा। मैं वहाँ पर जुंजी को इंतजार नहीं करवा सकती, वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। वो जल्दी से भागती हुई अपनी बहन को भी बुला लाती है, यानी शुइकियान को बुला लेती है, क्योंकि जुंजी तो शुइकियान से मिलने के लिए आता है। ये लोग गुड़िया उड़ा रहे होते हैं और इसकी गुड़िया एक दरख्त के ऊपर जाकर अटक जाती है। जुंजी ने अपने कंधों के ऊपर शुइकियान को बिठाया होता है और वो शुइकियान के हाथ में एक लकड़ी होती है, वो ऊपर से गुड़िया को उतार रही होती है, क्योंकि हमारी ल्यूजियांग नीचे खड़ी होती है और उनको सहारा दे रही होती है। शुइकियान उनसे कहती है थोड़ा सा ऊपर उठाओ, मेरा बस हाथ पहुँचने वाला है, मैं उसको निकाल लूंगी। लेकिन उसी वक्त नीचे से टेबल हिल जाता है और ये तीनों ही वहाँ पर नीचे की तरफ गिर जाती हैं। तीनों वहाँ से नीचे गिरते हैं। तो ल्यूजियांग उनसे कहती है प्लीज मुझे माफ करना, लगता है ये मेरी गलती है, क्या तुम लोग ठीक हो। शुइकियान भी गिरने के बाद हमारे जुंजी से कहती है तुम तो एक बहुत ही बेकार इंसान हो, तुम्हें यहाँ पर तो मुझे उठाना भी नहीं आता, तुम मेरा वजन नहीं उठा सकते, तुम क्या करोगे। जहाँ पर एक नौकरानी निकलती है और उसे कहती है मिस शुइकियान मुझे लगता है कि आपको मास्टर क्लाउड को इस तरह बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। शुइकियान कहती है ये सारी की सारी इसी बेवकूफ लड़के की गलती है, ये बहुत ज्यादा बेकार है, ये तुम मुझे ऊपर उठा कर भी नहीं रख सकता और ये फ्यूचर में क्या करेगा। बहुत ही जल्दी अपनी काइट को उतारने वाली थी, लेकिन इसकी वजह से हम सभी लोग नीचे गिर गए। अब हमारी ल्यूजियांग जुंजी की बहुत ज्यादा केयर करती है। वो नैनी से कहती है नैनी जल्दी से यहाँ पर है, इसके पाँव पर चोट लगी है। तो नैनी उसके पाँव को चेक करती है और कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसके पाँव के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हल्की सी स्वेलिंग है जो कि ठीक हो जाएगी, कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शुइकियान उसे कहती है क्या इतने से गिरने से तुम्हें चोट लगी, तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो। नौकरानी उनसे कहती है यंग मिस आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मास्टर क्लाउड आपसे बहुत ज्यादा कमजोर है, इनके पास तो मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन की पावर भी नहीं है। तो उसकी बात तो यह है कि जब ये छोटे से बच्चे थे तभी इनकी फैमिली के ऊपर अटैक हुआ था, इनके पेरेंट्स वहाँ से चले गए, पता नहीं वो कहाँ पर हैं। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि मास्टर क्लाउड उस दिन जिंदा बच गए थे। इसके पेरेंट्स नहीं है जो कि इसको सपोर्ट कर सके, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा कमजोर है। क्या ये बात सुनने के बाद जुंजी से कहती है क्या तुम्हें उन बुरे लोगों के बारे में पता है जिन लोगों ने तुम्हारी फैमिली के ऊपर अटैक करके तुम्हारे लोगों को मार दिया और तुम्हारे पेरेंट्स को भी मार दिया। जुंजी उसे कहता है नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर साथ ही वो अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बताता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे कबर्ड के अंदर छुपा रही होती है और कहती है तुम्हें यहीं पर रहना होगा, थोड़ी देर में तुम्हारी मॉम यहाँ पर आकर तुम्हें निकाल लेगी, लोग यहाँ पर हाइड एंड सीक खेलने वाले हैं। वो जुंजी से कह रही होती है तुम्हें यहीं पर छुपना होगा, यहाँ से मत निकलना जब तक मैं वापिस आकर दरवाजा नहीं खोलती। उसके बाद उसे अपने मॉम की चिल्लाने की आवाज आती है। जुंजी को जब ये अपनी बैकफ्लैश मेमोरी
याद आती है तो वो डर के मारे कांपना शुरू कर देता है। शुइकियान बहुत सा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम तो वाकई में एक बहुत ही बेकार इंसान हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी फैमिली के ऊपर अटैक किसने किया था, तो फिर तुम अपनी फैमिली का बदला किस तरह ले पाओगे। जबकि उसकी नौकरानी उसे कहती है लेडी मून मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर बार बार इसको बेकार इंसान कहना चाहिए। शुइकियान उसे कहती है तुम सिर्फ एक नौकरानी हो, तुम्हें सब में अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। तो वो नौकरानी उसे कहती है हाँ ये बात तो सच है कि मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इस बारे में पता है कि आप दोनों की बचपन में एंगेजमेंट कर दी गई थी। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी जब आप लोग 18 के हो जाएंगे तब आप दोनों की शादी कर दी जाएगी। मास्टर जुनजी बहुत ज्यादा कमजोर है जबकि आप स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है कि आपको इनसे प्यार से बात करनी चाहिए और आपको इनका ख्याल रखना चाहिए। बात सुनते ही वो तीनों ही वहाँ पर बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देते हैं और सोच रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी शादी कैसे हो सकती है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 41 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 42 के साथ हाजिर हो। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था नौकरानी जब हमारी शुइकियान से कहती है कि आपको हमारे जुंजी के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि मास्टर चू के साथ आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है, बहुत ही जल्दी आप दोनों की शादी हो जाएगी। तो ये बात सुनते ही वो तीनों बच्चे वहाँ पर बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। शुइकियान ये बात सुनने के बाद जुंजी की तरफ देखती है, जुंजी उसकी तरफ देखता है, वो साथ ही उसको धक्का देती है और कहती है नहीं मैं इस तरह के बेकार इंसान के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ, इस तरह के बेकार इंसान से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। उसी वक्त ल्यूजियांग कहती है लेकिन मुझे इससे शादी करनी है, मैं मास्टर चू के साथ शादी करना चाहती हूँ। जबकि जुंजी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देता है। शुइकियान अपनी छोटी बहन से कहती है तो फिर ठीक है तुम इसी के साथ शादी कर लो क्योंकि ये तो बिल्कुल एक नमूना है, मुझे इस तरह के नमूने से शादी नहीं करनी। जबकि साथ ही शुइकियान नेक्स्ट सीन में हमारी ल्यूजियांग से कह रही होती है मैंने झूठ कहा था, मैं ही इसके साथ शादी करूंगी, मैं जो तुम्हें नहीं देने वाली। ल्यूजियांग उसे कहती है नहीं नहीं मैं जहाँ पर इससे शादी करूंगी ये तुम्हें नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट सीन में हमारे जुंजी को दिखाते हैं जो की वहाँ पर एक रोल खा रहा होता है, जबकि वो ल्यूजियांग को कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, इसको बहुत ही अच्छा बनाया है। ल्यूजियांग उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने ये स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया है, अगर तुम खाना चाहो तो मैं रोजाना तुम्हारे लिए बना सकती हूँ। जुंजी हैरान होकर उसे कहता है क्या वाकई में इसको तुमने बनाया है। तो ल्यूजियांग शर्माते उसे कहती है हाँ जैसे ही समझ लो मैंने इसको बनाया। साथ ही वो सोच रही होती है ये सब कुछ तो नैनी ने किया, मैंने तो बस इसको इकट्ठा करके इसके सामने लेकर रख दिया है। जुंजी भी उसे कहता है ल्यूजियांग तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। जबकि शुइकियान उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। शुइकियान जेलस होने के बाद उसे कहती है जुंजी यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें अपने नए स्किल सिखाती हूँ, मैंने मार्शल आर्ट्स की एक नई टेक्निक सीखी है। वो एक पेड़ के सामने खड़ी हो जाती है, लंबी सांस लेती है, फिर साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करती है। वो अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करती है तो उसकी पूंछ भी निकल आती है और उसके कान भी निकल आते हैं। इसकी जो मार्शल स्पिरिट है वो एक 3rd लेवल की वाटर फॉक्स है। इसके साथ ही वो पेड़ के ऊपर एक जबरदस्त किक मारती है। जैसे वो पेड़ के ऊपर किक मारती है तो पेड़ के ऊपर एक स्क्रैच पड़ जाता है। जुंजी ये देखने के बाद बहुत सा हैरान होता है और कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तो पेड़ के ऊपर अपनी किक के साथ एक स्कार डाल दिया, क्या तुम्हारे पाँव के ऊपर जरा भी दर्द नहीं हुआ। विज्ञान से कहती है नहीं मेरे पैर पर जरा भी दर्द नहीं हुआ। और साथ ही वो अंदर से सोच रही होती है हाँ क्यों नहीं, मेरे पैर पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है लेकिन मैं तुम्हें दिखा नहीं सकती। उसी वक्त जुंजी आगे बढ़ता है और उसकी पूंछ के साथ लिपट जाता है और कहता है तुम्हारी पूंछ तो बहुत ज्यादा फ्लफी है। ये देखने के बाद विज्ञान बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है, फिर साथ ही उसे एक जबरदस्त पंच मारती है और कहती है दफा हो जाओ, मेरे साथ टच मत होना। के साथ ही माई ल्यूजियांग वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है और चलते हुए आगे बढ़ी होती है। जबकि उसी वक्त उसके पाँव के नीचे बहुत सारा पानी आ जाता है। वो कहती है ये कौन सी जगह है, मेरी सिस्टर और जुंजी कहाँ पर चले गए। वो उन्हें पुकार रही होती है और कहती है तुम लोग कहाँ पर हो। उसी वक्त वो नीचे का पानी होता है वो बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है और माई ल्यूजियांग की बॉडी वहाँ पर आइस में कवर हो रही होती है। वो कहती है ये क्या हो रहा है, ये बर्फ क्यों बनी जा रही है, मैं यहाँ पर फ्रीज होने वाली हूँ, यहाँ पर क्या करूँ, मुझे यहाँ पर फ्रीज नहीं होना, मुझे यहाँ पर जुंजी के पास जाना है। वो चिल्लाकर कहती है जुंजी कहाँ पर हो, मेरी हेल्प करो। और साथ ही वो रोना शुरू कर देती है। इसके साथ ही उसकी पूरी बॉडी वहाँ पर आइस में कवर हो रही होती है और साथ ही वो अपनी पावर्स को भी रिलीज कर रही होती है। तो उसका जो अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल होता है वो नहीं रहता, वो अपनी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल को खो रही होती है, जो कि उसकी देखभाल करने के लिए वहाँ पर रुकी होती है। ड्यू वहाँ से भागती हुई सीधी सीनियर यूशा के रूम में जाती है। जैसे वो सीनियर यूशा के रूम में पहुंचती है उसी वक्त उसके ऊपर अटैक होता है। अपने बॉलू के अंदर जो बीड लगाया होता है वो लेजर बीम के साथ टूट जाता है। तो बेचारी ड्यू वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। उसे कहती है सीनियर यूशा प्लीज मुझे माफ कर दे, क्योंकि सीनियर यूशा इस वक्त अपने बिस्तर के ऊपर होती है और उसके साथ मास्टर बिंगली होती है और वो दोनों वहाँ पर लड़कियों वाला कुछ कर रही होती है। ये यूशा बिंगली के मुंह के ऊपर हाथ रखती है और उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे बेडरूम के अंदर बिना इजाजत के अंदर आने की, यहाँ पर वो कुछ देख लिया है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। ड्यू भी उसे कहती है हाँ मुझे पता है कि जो मेरी गलती है, प्लीज यहाँ पर मुझे सजा दे। यूशा उसे कहती है तुमने यहाँ पर वो कुछ देखा है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, अब तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। ड्यू उसे कहती है सीनियर यूशा मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। फिर साथ ही वो अपनी 2 उंगलियां अपनी आंख के अंदर डालती है और अपनी दूसरी बची हुई आंख को भी निकाल देती है। वो अपनी आंखें फोड़ देती है। अपनी आंखों को निकाल लेने के बाद अपने आप को
सजा देने के बाद सीनियर यूशा उसे कहती है चलो अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो ड्यू से कहती है यंग मिस, उस लड़की की बॉडी के अंदर जो 9 आइस वेन्स हैं वो रप्चर होने वाली हैं, उसका अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। नेक्स्ट सीन में उसी रूम का दिखाया जाता है। वो लोग शुई कीआन को अपने लेबोरेटरी रूम में ले जाते हैं जहाँ पर उसे आइस के अंदर उन्हें रखा होता है। यहीं पर वो अपने बाकी के एल्डर्स को भी बुलाती है जो कि उनके स्पेशल एल्डर्स है। तो यहाँ पर एक छोटी लड़की जो कि उनकी एक एल्डर है वो हमारी ल्यूजियांग को देखने के बाद कहती है ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वो उनसे कहती है सिस्टर जब तुम्हारे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे क्या मैं इसकी बॉडी को रख सकती हूँ। सीनियर यूशा भी वहाँ पर पहुंच जाती है और उसे कहती है नहीं तुम इसकी बॉडी को टच नहीं कर सकती क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारी मास्टर इस लड़की को रख सकती है। यहीं पर एक और एल्डर आती है। वो उनसे कहती है तुमने इस लड़की की बॉडी के अंदर सिल्क वर्म माइंड कंट्रोलिंग वर्म को डाला है लेकिन फिर भी इस लड़की की बॉडी के अंदर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कैसे है। इस तरह का फिनोमिना पहले कभी नहीं देखा है कि ये वाला पपेट इसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि ये पपेट बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, इसी वजह से इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। सीनियर यूशा उसकी बात सुनने के बाद कहती है अगर ये बात वाकई में सच हुई कि ये पपेट बहुत ज्यादा स्पेशल है तो फिर यहाँ पर लिन ने बहुत ही स्पेशल किया है, इसके कंट्रीब्यूशन इसके पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसी वो छोटी एल्डर बिंगली की तरफ देखती है। वो जल्दी से भागती हुई उसकी तरफ आगे बढ़ती है और उसकी चेस्ट में अपना मुंह दबाकर कहती है आज तो तुम बहुत ज्यादा हॉट लग रही हो। इस छोटी एल्डर का नाम लिटिल क्रिस्प है। वो उसे कहती है तुम यहाँ पर मुझे इस तरह स्ट्रेंजर्स की तरह क्यों बिहेव कर रही हो, प्लीज मुझे भी यहाँ पर उसी तरह ट्रीट करो जैसे तुम हमारी सीनियर यूशा को ट्रीट करती हो। और फिर साथ ही वो उसकी चेस्ट को वहाँ पर स्क्वीज करना स्टार्ट करती है जबकि दूसरी तरफ से सीनियर यूशा उसे घूर कर देख रही होती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि वो उसे घूर कर देख रही है और अपनी किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रही है जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ जाती है। सीनियर यूशा अपनी दूसरी एल्डर से कहती है मुझे ये बताओ कि हम लोग यहाँ पर इससे कैसे निपट सकते हैं। एल्डर उसे कहती है इस लड़की की बॉडी इतनी ज्यादा रेजिस्ट इसलिए कर रही है क्योंकि इसकी इंटरनल फोर्स काफी ज्यादा स्पेशल है। इससे पहले कि हम इसके माइंड को कम्प्लीटली कंट्रोल करें, इसके माइंड को कंट्रोल करने से पहले हमें इसकी बॉडी के अंदर जो 9 पॉइंट्स हैं उनको सील करना होगा। इसके लिए हमें पूरे 3 9 स्टार स्नो लोटस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमें यहाँ पर जो 9 स्टार स्नो लोटस चाहिए वो बहुत ज्यादा फ्रेश होने चाहिए और हमारी लैब में जितने पड़े हुए हैं वो सारे के सारे स्पेसिमेन है वो बेकार हो चुके हैं। यूशा उसे कहती है फिर तो यहाँ पर काफी मुश्किल होने वाली है कि अब सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे हैं। 15 दिन के बाद मास्टर अपनी साइकोलेशन से उठ जाएंगे और उसके बाद तब तक ये पपेट रेडी होना चाहिए, तब हमारा इस लड़की के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए और इसको एक पपेट बन जाना चाहिए। हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या होने वाला है, हमें जल्दी से जल्दी इस काम को खत्म करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि क्रिस्टल की तरह हमारी मास्टर की बॉडी को भी साथ भी बिल्कुल वैसे ही हो जाए जो ऐसा क्रिस्टल के साथ हुआ है। सीनियर यूशा उनसे कहती है हम लोग किसी भी दूसरी एल्डर या फिर सीनियर लड़की के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते। सीनियर यूशा अपनी लेबोरेटरी वाली एल्डर से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी बॉडी के अंदर इस 9 आइस वेव्स को, ताकि हम लोग वो सारे के सारे लोटस फ्लावर्स को ले नहीं आते। साथ ही सीनियर यूशा हमारी बिंगली और उसके साथ क्रिस्प से कहती है लिटिल क्रिस्प और बिंगली मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों वहाँ पर केव के अंदर जाओ और वहाँ से फ्रेश स्नो फ्लावर लोटस लेकर आओ, क्योंकि मैं और एल्डर जेड हम दोनों यहीं पर रुकेंगे और इस लड़की की बॉडी के अंदर इस सारी की सारी आइस को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन क्लिफ के ऊपर का दिखाया जाता है। ये दोनों लड़कियां वहाँ से निकलने के बाद क्लिफ के ऊपर पहुँचती है। वहाँ पर नीचे खाई होती है और ये दोनों उस खाई में जाने वाली है क्योंकि इन्हें 9 स्टार स्नो लोटस वहीं पर मिलेगा। ये दोनों वहाँ पर पहुँचने के बाद कहती है चलो फिर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिटिल क्रिस्प अपने वेपन को लेकर जल्दी से वहाँ पर जंप कर देती है। वो जंप करते हुए नीचे की तरफ जा रही होती है। जैसे वो वहाँ पर नीचे की तरफ जा रही होती है वहाँ पर से एक बड़ा सा कीड़ा निकलता है, अपना मुंह खोलता है, अपने जीभ के साथ लिटिल क्रिस्प को पकड़ लेता है और पकड़कर अपने मुंह में ले जाता है, उसे खा जाता है। लिटिल क्रिस्प अपने वेपन को घुमाते हुए उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और उसके टुकड़े करने के बाद वो वहाँ से जंप करते हुए बाहर निकल आती है और कहती है बहुत ज्यादा गंदे हो, तुमने मेरी पूरी बॉडी के ऊपर अपना थूक लगा दिया है। जैसे ही वो वहाँ से नीचे की तरफ जा रही होती है तो वहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे कीड़े निकल आते हैं। वो सारे के सारे कीड़े साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। वो सभी लोग उसे खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लिटिल क्रिस्प चिल्लाकर उसे कहती है मिस बिंगली चलो जल्दी से यहाँ पर कुछ करो। बिंगली ऊपर से खड़ी खड़ी अपनी पावर्स को रिलीज करती है और अपनी पावर्स को यूज करते हुए बड़े बड़े आइस क्रिस्टल्स बनाकर उन सारे कीड़ों के ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन उसके अटैक्स बहुत ज्यादा अनफ्रीक्वेंट होते हैं। इस वहाँ पर बार बार उसके अटैक से बचती है और कहती है जी यहाँ पर कर क्या रही है, इसे यहाँ पर क्या मुझे भी मारने की कोशिश कर रही है। लगता है कि थोड़ी देर पहले मैंने इसके साथ जो कुछ किया था ये उसका मुझसे बदला ले रही है। लिटिल क्रिस्प बिंगली से कहती है तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। बिंगली कहती है हवा बहुत ज्यादा तेज है, मैं अपने आइस क्रिस्टल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही, तुम्हें यहाँ पर बचना होगा। जबकि लिटिल क्रिस्प से कहती है तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो, मुझे पता है कि तुम जानबूझकर कर रही हो। एक बार एक आइस क्रिस्टल उसके बहुत ज्यादा करीब गिरता है जिसकी वजह से लिटिल क्रिस्प पीछे की तरफ गिर जाती है। वो पीछे की तरफ गिरती है और उसे कहती है मुझे पता है तुम सब कुछ जानबूझकर कर रही हो। यहाँ पर वो गिरी होती है, उसके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा होता है। असल में यही मॉन्स्टर 9 स्टार स्नो फ्लावर लोटस है। वहाँ पर अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। वो वहाँ पर अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है। लिटिल क्रिस्प उसे एक जबरदस्त पंच मारती है जिससे वो ऊपर हवा में उड़ जाता है। उसी के साथ ही वो कहती है लो मैंने इसे तुम्हारी तरफ भेज दिया, अब तुम्हारा काम है इसको पकड़ लो। अरे बिंगली वहीं पर खड़े खड़े अपनी स्नो पावर्स को रिलीज करते हुए उसकी पूरी बॉडी को वहाँ पर स्नो में कवर कर देती है। वो उसे वहाँ पर स्नो में बर्फ में जमा देती है। उसे कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी इस आइस को यहाँ पर इतनी आसानी से तोड़ पाओगे। साथ ही वो लिटिल क्रिस्प से कहती है लिटिल क्रिस्प चलो जल्दी से आओ, मैंने इसको यहाँ पर ट्रैप कर दिया, इसे जल्दी से बेहोश कर दो ताकि हम इसे अपने साथ लेकर जा सके। लेकिन वो स्नो फ्लावर वहीं पर अपने बाजू को खोलता है और सारी की सारी बर्फ को तोड़ देता है। बर्फ को
तोड़ने के बाद वो आगे बढ़ता है और बिंगली के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारने लगता है। ऐसे वो बिंगली को पंच मारता है, बिंगली अपनी आउल वाली मास्टर स्पिरिट को रिलीज करती है और उसके इर्द गिर्द एक शील्ड बन जाती है और उसका हाथ जैसे उसके साथ टकराता है तो उसका हाथ वहीं पर बर्फ बन जाता है। इससे वो लोटस फ्लावर भी जल्दी से जंप करते हुए पीछे हट जाता है। मिस बिंगली उसे कहती है, क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं तुम यहाँ पर एक 5th लेवल की नो आउल के साथ अपने हाथ को टकराओगे तो तुम्हारा हाथ बर्फ में जम जाएगा। इसी के साथ उस बेचारे लोटस फ्लावर के दोनों हाथ बर्फ में जमकर वहीं पर टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मैम उसी वक्त तुम्हारी लिटिल क्रिस पीछे से आती है और उसके ऊपर अटैक करती है और उसके ऊपर अटैक करने के बाद उसे ग्राउंड के ऊपर गिरा लेती है। जैसे ही उसे ग्राउंड के ऊपर गिराती है नो लोटस फ्लावर का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। लिटिल क्रिस उसके साइज को छोटा होने के बाद से उठा लेती है। मिस लिन भी वहाँ पर नीचे उतरती है और कहती है, लिटिल क्रिस तुम कहाँ पर थी? मैंने तुम्हें वहाँ पर आवाज भी दी थी लेकिन तुम लेट आई। क्रिस उसे कहती है, तुमने भी तो थोड़ी देर पहले ऐसा ही किया था तो समझ लो मैंने तुमसे बदला ले लिया। ये दोनों यहाँ पर आपस में बहस कर रही होती है कि उसी वक्त वो लोटस फ्लावर उठता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। बिंगली उसे कहती है वो फिर से यहाँ से भाग रहा है, अगर वो भाग गया तो फिर हमारी हैर नहीं। लिटिल क्रिस उसे कहती है मैं अभी उसे पकड़ कर लाती हूँ और बड़ी स्पीड से जाती है और उसको पकड़ कर ले आती है। एक सीन हमें उस रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर सीनियर यूशा और उसके साथ जेड दोनों यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे ल्यूजियांग की बॉडी के अंदर उसकी पावर्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रही होती है। जबकि हमारे ल्यूजियांग यहाँ पर फिर से अपनी बैक फ्लैश मेमोरीज में चली जाती है। सारी बैक फ्लैश मेमोरीज हम लोग अगली एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट कर किसी को बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 43 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सीनियर यूशा और उसके साथ जेड वो दोनों मिलकर ल्यूजियांग की बॉडी के अंदर उसकी आइस कोल्ड एनर्जी को सप्रेस करने की कोशिश कर रही होती है। जबकि ल्यूजियांग यहाँ पर अपनी सारी की सारी मेमोरीज को भुलाती जा रही होती है और साथ ही में बैक फ्लैश मेमोरीज भी दिखा रही होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जो अपनी बैक फ्लैश मेमोरी हमें दिखाती है, ल्यूजियांग एक पेड़ के नीचे बैठी होती है जबकि क्लाउड उसके पास आता है, यानी कि हमारा जुंजी उसके पास आता है और उसे कहता है चलो जल्दी से उठकर खड़ी हो जाओ, तुम इतनी ज्यादा डल क्यों हो? लगता है कि इस बॉल के साथ खेलते हुए तुम्हें चोट लगी है। आखिर इस बॉल के साथ तुम्हें चोट कैसे लग सकती है? ल्यूजियांग जैसी उठती है वो जल्दी से उसके साथ लिपट जाती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर सर दर्द हो रहा है। जबकि जुंजी उसके सर के ऊपर अपना हाथ मारना स्टार्ट करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे सर को इस तरह से दबाऊंगा तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। शुइकियान दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। शुइकियान जेलस हो जाती है और चिल्लाकर उसे कहती है तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो? मुझे बहुत गुस्सा दिला लिया, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जुंजी उसको मनाकर वापस लेकर आता है और उसके बाद वो लोग वहाँ पर कहते हैं चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं। जुंजी को वहाँ पर कहते हैं कि तुम यहाँ पर गिनती गिनो और हम दोनों जाकर छुपते हैं और वो दोनों वहाँ पर छुप जाते हैं। जबकि हमारा जुंजी अपनी आंख के ऊपर पट्टी बांधकर वहाँ पर गिनती गिन रहा होता है। ये दोनों ही बहनें भागती हुई उसी पेड़ के पीछे आकर छुप जाती है और सोच रही होती है इन्हें लगता है कि शायद वो इन्हें यहाँ पर नहीं ढूंढ पाएगा। तो हमारा जुंजी पीछे की तरफ मुड़ता है। हमारे जुंजी की आंखों के ऊपर क्योंकि पट्टी बंधी होती है इसी वजह से वो अपने हाथों को सामने करते हुए उनको ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। वो सामने की तरफ आगे बढ़ता है तो उसी वक्त उनकी डैड के साथ टकरा जाता है। वो मास्टर शुई के साथ टकरा जाता है, टकरा कर वहीं पर गिर जाता है। वो अपनी पट्टी उतारता है और सामने की तरफ देखता है। जैसे वो सामने देखता है तो वहाँ पर उसके अंकल खड़े होते हैं। उन्हें देखते बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अंकल शुई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शुई से कहती है ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम्हें किसने यहाँ पर इजाजत दी कि तुम यहाँ पर मेरी बेटी के साथ खेल सकते हो? तो जुंजी डर के मारे बहुत ज्यादा कांप रहा होता है और उनसे कहता है मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आया हूँ। तो वो और भी गुस्सा आ जाते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हारी आवाज नहीं आ रही क्या? तुम जरा ऊंचा बोलोगे, मैंने तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। तो शुई की भागती हुई अपने डैड के पास आती है और उसे कहती है डैड आप आज अचानक से जल्दी कैसे वापस आ गए? मैंने जुंजी को यहाँ पर रुकने के लिए कहा था और मैंने इसे कहा था कि ये मेरे साथ खेले, प्लीज आप इसके ऊपर गुस्सा ना हो। हम अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और कहते हैं मेरी प्यारी बेटी वाकई में बहुत ज्यादा प्यारी हो। फिर साथ ही वो उसे कहते हैं मैं इंपीरियल सिटी से तुम्हारे लिए काफी सारे तोहफे लेकर आया हूँ, तुम्हें वो बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। जहाँ पर वो उसके साथ बात कर रहे होते हैं फिर साथ ही वो कहते हैं आज मैं तुम्हारे लिए काफी सारे तोहफे लेकर आया हूँ, इसी वजह से मैं जल्दी आ गया। लेकिन जैसे मैं घर वापस आया तो मैंने देखा कि तुम इस लड़के के साथ जहाँ पर खेल रही हो। तुम लोगों को कितनी बार मना किया है कि इस लड़के के साथ ना खेला करो। साथ ही वो जुंजी को किक मारते हुए गिरा देते हैं और कहते हैं कहीं कि मैंने तुम्हें भी कितनी बार कहा है कि यहाँ पर मेरी बेटियों के साथ अगर मत खेला करो, लेकिन तुम फिर भी यहाँ पर पहुंच जाते हो। इस बात से वो दोनों ही बहनें बहुत ज्यादा उदास हो जाती हैं और अपने डैड से चिल्लाकर कहती हैं प्लीज डैड ऐसा मत करें, इसको मत मारें। मास्टर शुई अपने लोगों से कहते चलो जल्दी से यहाँ पर आओ, इस लड़के को उठाकर यहाँ से ले जाओ, जाकर इसको सख्त सजा दो। इस लड़के को ऐसा सबक सिखाना कि ये लड़का दोबारा कभी भी यहाँ पर दिखाई न दे। वो गार्ड्स भी आगे बढ़ते हैं हमारे जुंजी से कहते हैं मास्टर चू कितनी बार तो हम लोग तुम्हें यहाँ पर पीट चुके हैं, कितनी बार हम तुम्हें यहाँ पर आने से मना कर चुके हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो ये बात बैठती नहीं है। हम तुम्हें कितनी बार कह चुके हैं कि यहाँ पर मत आया करो, लेकिन तुम फिर से यहाँ पर मार खाने के लिए चले आते हो। तुम्हें पता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक कुएं में बैठे हुए एक मेंढक की तरह हो। तुम्हें लगता है कि तुम एक उड़ने वाली स्वान के मीट को खा सकते हो, नहीं खा सकते। तो ल्यूजियांग कहती है उसके बाद से सब कुछ बदल गया। उसके बाद से मेरे ऊपर भी बहुत ज्यादा सख्ती कर दी गई। मेरे डैड ने मुझे वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काम पर लगा दिया और मुझे कहा कि जिस तरह की तुम्हारी औकात है तुम्हें इसी तरह रहना चाहिए। मेरी बेटी नहीं हो बल्कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक नाजायज औलाद हो जो कि यहाँ पर काम करने के
के लिए है। ल्यू जियांग बेचारी से सारा दिन काम करवाया जाता है, यहाँ तक कि उसको खाने को भी नहीं दिया जाता था अगर वो अपना काम खत्म नहीं करती थी। दिन का सारा काम खत्म करने के बाद उसे एक बंद कमरे के अंदर, एक कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता था जहाँ पर वो सोती थी। वक्त उसकी बहन उसके पास आती है। शुई कियान बाहर से आकर उसे कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। तो ल्यू जियांग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और भागती हुई उसके पास आती है और कहती है, शुई कियान क्यों, कैसी हो, कहीं डैडी ने तुम्हारे साथ सख्ती तो नहीं की? शुई कियान उसे कहती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, डैड तो मेरे साथ बिल्कुल वैसी है जैसे पहले थे, बस तुम्हारे लिए परेशान थी, इसी वजह से मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर चली आई। ल्यू जियांग उसे कहती है, सिस्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पर अच्छी हूँ। शुई कियान उसे कहती है, सिस्टर मुझे लगता है कि हमें आज के बाद से जुनजी को देखना बंद करना होगा, उससे मिलना बंद करना होगा। पता नहीं क्यों पर डैड उससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, इसी वजह से वो बार बार उसे पीटेंगे। तो ल्यू जियांग उसे कहती है, लेकिन मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, मुझे पता है कि तुम भी उसे पसंद करती हो, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा पसंद करती हूँ। डैड जुनजी से नफरत करते हैं और डैड मुझसे भी नफरत करते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं डैड के लिए जुनजी को छोड़ दूं जो मेरी केयर करता है? फिर साथ ही ल्यू जियांग उसे कहती है, तुम्हें क्लाउड के बारे में पता है, तुम बताओ कि जुनजी कहाँ पर है, क्या वो वापस आया या नहीं? ऐसा दुनिया के डैड ने उसको मरवा दिया होगा। शुई कियान उसे कहती है, नहीं डैड ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक होगा और वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। साथ ही वो उसे कहती है, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। तो नेक्स्ट सीन 10 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 10 दिन के बाद हमारा जुनजी वापस इन दोनों से मिलने के लिए आता है। तो ल्यू जियांग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और भागती हुई उसके पास जाती है और कहती है, बहुत ज्यादा खुशी हुई तुम्हें देखकर, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पर वापस चले आए। उसे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तो जुनजी उसे कहता है, बिल्कुल ठीक हूँ। ल्यू जियांग वहीं दूर से भागती हुई आ रही होती है, जबकि शुई कियान हमारे जुनजी के पास ही खड़ी होती है। जुनजी से कहती है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, वरना फादर तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, वो तुम्हारे पर दोबारा अटैक कर सकते हैं और तुम्हें बहुत ज्यादा पीटेंगे। जुनजी उसे कहता है, नहीं फ्यूचर में बहुत ही जल्दी हम दोनों की शादी होने वाली है, तो उसके बाद तुम्हारे फादर मुझसे गुस्सा नहीं करेंगे। ल्यू जियांग भी भागती हुई वहाँ पर पहुँच जाती है, वो जल्दी से आकर उसके गले लग जाती है, जबकि हमारा जुनजी जब वो उसके साथ गले लगती है तो उसकी बॉडी के ऊपर क्योंकि जख्म के निशान होते हैं, जख्म का भी दर्द भी होता है, इसी वजह से उसको दर्द होता है, वो वहाँ पर चिल्लाता है। ल्यू जियांग जल्दी से पीछे की तरफ हट जाती है और उसे कहती है, तुम्हें क्या हुआ, लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या तुम्हारी बॉडी के ऊपर कहीं पर चोट लगी है? शुई कियान भी उसे कहती है, मुझे बताओ कि क्या मसला है? जुनजी उनसे कहता है, नहीं कुछ भी नहीं है। शुई कियान आगे बढ़ती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है, मुझे चेक करने दो। उसे कहता है, मुझे जाने दो जी, तुम क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर मेरे से जबरदस्ती नहीं कर सकती। शुई कियान उसके बाजू को पकड़ते हुए उसे वहीं पर ग्राउंड के ऊपर फेंक देती है, फिर साथ ही उसका कोट उतारती है और उसके कंधे के ऊपर से कपड़ों को हटाकर देखती है, पूरी बॉडी के ऊपर जगह जगह के ऊपर जख्मों के निशान होते हैं। ये देखने के बाद शुई कियान बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे कहती है, मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये सारी की सारी जख्म कहाँ से आए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे डैड ने तुम्हें उस दिन मारा था? ये सारे जख्म वही हैं। जुनजी उसे कहता है, इस सब से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है, तुम्हें ये सब कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है, लगता है कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर और भी ज्यादा जख्म होंगे, मुझे चेक करने दो। वो उसका हाथ पकड़कर दोबारा से उसकी शर्ट उतारने लगती है। जुनजी उसे पीछे की धक्का दे देता और कहता है, मुझसे दूर रहो, इससे तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं, तुम बार बार यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकती। साथ ही वो उसे कहता है, प्लीज मुझे माफ करना। तो जुनजी उसे कहता है, शुई कियान तुम बहुत ज्यादा रूड होती जा रही हो, तुम्हें किसी तरह किसी एक लड़के के कपड़े नहीं उतारने चाहिए, तुम एक लेडी हो और तुम्हें लेडीज की तरह ही रहना चाहिए। ल्यू जियांग भी वहाँ पर रोना शुरू कर देती है और जुनजी से कहती है, जुनजी मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पर ये सारी चोटें हम दोनों की वजह से है कि तुम हमसे मिलने के लिए आते हो, इसी वजह से तुम्हें ये सब कुछ दर्द मिला है? जुनजी उसे कहता है, प्लीज मुझे माफ करना। वो उसके आंसू पहुँचते हुए कहता है, मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, अब मेरी वजह से तुम लोगों को और ज्यादा तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर साथ ही हमारा जुनजी उन दोनों का हाथ पकड़ता और कहता है, जब से मैं तुम दोनों के साथ हूँ मुझे इन सारे जख्मों की कोई परवाह नहीं है, चाहे मुझे यहाँ पर कितनी बुरी तरह से क्यों ना पीटा जाए, मैं किसी बात की कोई परवाह नहीं करता। शुई कियान उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वा लेती है और उसे कहती है, तुम यहाँ पर इस तरह से बिहेव कैसे कर सकते हो, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हारी बॉडी के ऊपर इतनी सीरियस इंजरीज हैं, इन सारी इंजरीज के होते हुए तुम फिर से यहाँ पर चले आए हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें दर्द नहीं होता? वो साथ ही उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और गुस्से में आकर वो अपनी उंगली को यूज करते हुए उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारी जगह के ऊपर हिट करती है ताकि उसे और भी ज्यादा चोट आ सके। यहाँ पर गुस्से में ये सब कुछ कर रही होती है। तुम्हारा जुनजी चोट खाने के बाद वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, जबकि ल्यू जियांग जल्दी से आगे बढ़ती है और उसको पकड़ते हुए उसको रोकती है और कहती है, सिस्टर प्लीज रुक जाओ, तुम यहाँ पर उसको हर्ट कर रही हो, वो बेचारा वहाँ पर पहले से दर्द में तड़प रहा है। शुई कियान भी वहीं पर रोना शुरू कर देती है, फिर साथ ही पीछे की तरफ मुड़ती है और उसे कहती है, आज के बाद तुम्हारा हमारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, आज के बाद तुम यहाँ पर खेलने के लिए बिल्कुल भी नहीं आ सकते। ल्यू जियांग हमारे जुनजी के पास ही बैठी होती है और वहीं पर बैठी रो रही होती है। फिर साथ ही वो उसे कहती है, सिस्टर शुई कियान तुमने यहाँ पर हद पार कर दी, तुमने कुछ ज्यादा ही हद पार कर दी है। जुनजी फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, शुई कियान प्लीज मुझे माफ कर दो, लगता है कि ये सारी की सारी मेरी गलती है, यहाँ पर मुझसे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके सामने अपना हाथ करता है और उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम हमेशा ही बहुत ज्यादा मेहनत करती हो। शुई कियान उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मार देती है और उसके मुंह पर थप्पड़ मारने के बाद से कहती है, मैं अपना टाइम तुम्हारे जैसे एक कमजोर लड़के के ऊपर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, इसी वजह से तुम मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि तुम बिल्कुल बेकार इंसान हो, इसी वजह से इस लायक नहीं हो कि तुम मेरे दोस्त भी बन सको। मेरी बात को कान खोल कर सुनना, दोबारा कभी भी यहाँ पर मत दिखाई देना, कभी भी हमसे मिलने के लिए मत आना, मेरी शुई फैमिली से दूर रहो। अगर तुम यहाँ पर दोबारा आते हो तो मेरे डैड तो तुम्हें बाद में मारेंगे, मैं खुद ही तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा पीटूंगी
पीटूंगी कि तुम मर जाओ। उसे कॉलर से पकड़ती है और कहती है तुमने अभी तक मुझे आगे से कोई भी जवाब नहीं दिया, मुझे बताओ क्या तुम यहाँ पर वापस आओगे? शुनजी भी साथ ही रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है अच्छा ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पर कभी भी नहीं आऊंगा, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और हमारा शुनजी उसको बाय बोलने के बाद उसके हाथ को झटक देता है और कहता है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और बड़ी स्पीड से वहाँ से रोता हुआ भाग जाता है। क्योंकि शुई कियान पीछे से अभी भी उसे गालियां दे रही होती है और हमारी लिu जियांग वहीं पर बैठी होती है और उसे कहती है सिस्टर तुम एक बहुत बड़ी बेवकूफ हो, तुम शुनजी के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती हो, तुम्हारा दिल कैसे किया उसको यहाँ पर हर्ट करने के लिए? अगर शुनजी वापस नहीं आता तो फिर मैं तुम्हें जिंदगी में कभी भी माफ नहीं करूंगी, मैं हमेशा तुमसे नफरत करूंगी। कियान उसे कहती है मुझे यहाँ पर तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है, तुम चाहे जो मर्जी करो, अगर तुमने दोबारा इस लड़के से मिलने की कोशिश की तो मैं फादर को इस बारे में बता दूंगी। तुम्हें पता है कि फिर फादर तुम्हारे साथ क्या करेंगे। नेक्स्ट सीन में हमारी लिu जियांग अपने रूम में बैठी फिर से एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है और वो सोच रही होती है तो सिस्टर ने वाकई में मुझे छोड़ दिया, उसे शुनजी के साथ उसकी फाइट हुई है, उसके बाद से सिस्टर मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आई और शुनजी भी पिछले 1 महीने से यहाँ पर नहीं आया। मैं यहाँ से भाग कर जाना चाहती हूँ ताकि मैं शुनजी के पास जा सकूँ, लेकिन मैं यहाँ से भाग नहीं सकती। हमारी लिu जियांग अंदर बैठी अपनी एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है कि उसी वक्त से बाहर से शुनजी की आवाज आती है। वो उसे कहता है जियांग क्या तुम अंदर हो? लिu जियांग उसकी आवाज सुनते ही जल्दी से भागती हुई बाहर जाती है और जाकर उसके गले लग जाती है और उसे कहती है फाइनली यहाँ पर आ ही गए, लेकिन साथ ही वो जल्दी से पीछे हट जाती है और कहती है प्लीज मुझे माफ करना, मैं भूल गई थी, शायद तुम्हारी बॉडी के ऊपर फिर से चोटें लगी हुई, कहीं मैंने तुम्हें हर्ट तो नहीं कर दिया? शुनजी उसे कहता है नहीं इस बार मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर साथ ही उसके आंसू पहुँचते हुए कहता है तुम यहाँ पर फिर से क्यों रो रही हो? वो उसे कहती है क्योंकि आज मैं यहाँ पर तुम्हें देख रही हूँ, इसी वजह से ये खुशी के आंसू है। जबकि शुई कियान भी वहीं पर आ जाती है, उसके हाथ में पीच होता है, वो शुनजी के सर में पीच मारते हुए कहती है तुम्हारे ऊपर तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने वादा किया था तुम वापस नहीं आओगे लेकिन तुम फिर से यहाँ पर आ गए हो, लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी सिस्टर को डेट करने के लिए आए हो, लगता है तुम्हें फिर से मार खानी है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 43 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में यहीं से कहानी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 44 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था शुनजी लिu जियांग से मिलने के लिए आता है तो शुई कियान भी वहीं पर आ जाती है और वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आती है और उसे कहती है तुम यहाँ पर फिर से क्या करने के लिए आए हो, तुम्हें बोला था कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं जाकर डैड को इस बारे में बता दूंगी और इस बार डैड तुम्हें बहुत ज्यादा पीटेंगे, इतना पीटेंगे कि तुम मर जाओगे। तो लिu जियांग जल्दी से शुनजी के सामने खड़ी हो जाती है और उसे कहती है सिस्टर अगर तुम्हें इससे बात नहीं करनी, अगर तुम्हें इससे नहीं मिलना तो तुम यहाँ से चली जाओ, मैं यहाँ पर शुनजी के साथ मिल रही हूँ, इस सब से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो शुई कियान उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की, अगर मैं डैड को जाकर इस बारे में बता दूं कि तुम यहाँ पर शुनजी से मिल रही हो तो वो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे और उसके बाद तुम कभी भी शुनजी से मिल नहीं पाओगे। तुम्हारा शुनजी शुई कियान से कहता है लेडी मून प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर लिu जियांग को कुछ बताने के लिए आया हूँ, ऐसे वो बता लो और उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। शुई कियान उसे कहती है अच्छा ठीक है फिर जल्दी से उसको बताओ और चले जाओ। तुम्हारा शुनजी लिu जियांग से कहता है कल हमारी चू फैमिली ट्विन सिटी को छोड़कर एक दूसरे सिटी में जा रही है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए आया था। लिu जियांग उसकी बात सुनने के बाद कहती है क्या तुम यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाले हो? इसका मतलब क्या है, क्या हम लोग दोबारा कभी भी एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे? तो शुई कियान उसकी बात सुनने के बाद कहती है जी तो बहुत ही अच्छा है कि तुम यहाँ से दफा हो रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओगे तो फिर हमें कभी दिखाई भी नहीं दोगे, चलो अब जल्दी करो, तुमने बता दिया आप जहाँ से चले जाओ। और उसी के साथ ही वो नीचे उतर जाती है क्योंकि वो छत के ऊपर खड़ी थी। शुनजी उसे कहता है लिu जियांग अब मुझे जाने दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो उसे कहती है नहीं मुझे अपने साथ लेकर जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। शुनजी उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। लिu जियांग उसे कहती है मुझे पता है कि तुम मेरी बहन को पसंद करते हो, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, हालांकि मेरी बहन चेंज हो गई है, वो तुम्हें पसंद करना छोड़ गई है, लेकिन फिर भी मैं अभी भी तुम्हें पसंद करती हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। अगर तुम यहाँ पर मेरे से वादा करो कि तुम मुझसे शादी करोगे तो फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारा इंतजार करूंगी, चाहे मुझे अपनी सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार क्यों न करना पड़े। शुनजी मैं हमेशा तुम्हें नहीं बोलूंगी। और वो वहीं पर खड़ी रह जाती है जबकि हमारा शुनजी उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है और वो वहीं पर खड़ी खड़ी रोना शुरू कर देती है। तो लिu जियांग कहती है उसके बाद से और भी ज्यादा हालात खराब होते गए, मुझे सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर सफाई का काम दिया जाता था, इसके अलावा मुझे फैमिली के मैटर्स में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करने दी जाती थी। शुई कियान किसी के साथ वहाँ पर चलती हुई आ रही होती है और कहती है मुझे फ्यूचर में ड्रीम फैमिली को ज्वाइन करना है, इस बार जो मार्शल आर्ट्स की सिलेक्शन कंपटीशन होने वाला है मैं हिस्सा लूंगी। तो वो बंदा उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारी रास्ता क्लियर कर दूंगा, पैसे से हर एक चीज हासिल की जा सकती है। साथ ही उसे कहता है ये छोटी लड़की जी तो तुम्हारी बहन है ना? शुई कियान उसे कहती है नहीं ये मेरी बहन नहीं बल्कि ये एक नौकरानी है, तुम इस लड़की को मेरे साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो? लिu जियांग कहती है मैं वहाँ पर दिन रात हर वक्त काम करती रहती थी, सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, सभी लोग मुझे बुली करते थे, लेकिन क्या ये सब कुछ ठीक था?
क्या मुझे वहाँ पर ये सब कुछ करते रहना चाहिए था कि जुंजी के मेरी लाइफ से निकल जाने के बाद मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा था, मुझे बस यही करना था। जुंजी का मेरी लाइफ से निकल जाना बिल्कुल इसी तरह था कि दिन की रोशनी में से सूरज का निकल जाना। फिर एक दिन वो भी आता है जब जुंजी यहाँ पर प्रपोजल लेकर आता है जहाँ से हमारी एपिसोड की शुरुआत हुई थी। लुसियांग वहीं पर सफाई कर रही होती है जबकि इनकी फैमिली के कुछ लोग वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं क्या तुम्हें पता है यंग मास्टर चू यहाँ पर वापस आया है, सुना है कि वो यहाँ पर मैरिज प्रपोजल लेकर आया है, वो शुई कियान से मैरिज की बात करेगा, वो अंकल शुई से बात करने के लिए आया है। लेकिन वो लड़का पागल हो गया है, लगता है कि इस बार अंकल शुई उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाले हैं कि वो लड़का तो एक कुएं में बैठे हुए मेंढक की तरह है और मैं शुई कियान वो तो एक जीनियस है। तो ल्यूजियांग उनकी बातें सुनने के बाद कहती है लगता है ये सभी लोग यहाँ पर यंग मास्टर चू की बात कर रहे हैं, मुझे जुंजी के पास जाना होगा। वो भी जल्दी से भागती हुई वहाँ पर चली जाती है तो दरवाजे के बाहर बहुत सारे लोग जमा होते हैं। ल्यूजियांग उन सभी के बीच से बाहर की तरफ निकल रही होती है, वो उनसे कहती है मुझे रास्ता दो। वो सभी लोग कहते हैं ये लड़की भी यहाँ पर आई है, लगता है ये भी तमाशा देखने के लिए आई है। वो उसे रास्ता देते हैं और वो भी निकलती हुई आके दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है और वहाँ से चुपकर सामने की तरफ देख रही होती है। वो कई जुंजी कहता है तो ये ज्ञान लगता है कि तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे शादी की बात करने के लिए आया हूँ। नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी बहन ल्यूजियांग से शादी की बात करने के लिए आया हूँ। फिर वो आगे बढ़ता है और ल्यूजियांग से कहता है ल्यूजियांग क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ल्यूजियांग उसे कहती है हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। जहाँ पर इन दोनों की शादी हो जाती है और उसके बाद वो ल्यूजियांग को उठाता है और अपने साथ अपने घर ले आता है और उसे कहता है आज के बाद यही तुम्हारा घर है, हम दोनों इसी घर में रहेंगे। इस सीन में नाइन फ्रोस्ट पैलेस का दिखाया जाता है। नाइन फ्रोस्ट पैलेस में लिटिल क्रिस्प और मिस बिंगली वो दोनों एक नाइन लोटस फ्लावर को पकड़ कर लाए थे। उन्होंने उसे पिंजरे में बंद किया हुआ था लेकिन वो आजाद हो जाता है और आजाद होने के बाद वो चलता हुआ सीधा लड़कियों के रूम में आ जाता है जहाँ पर लड़कियां सो रही होती हैं। तो लड़कियों के रूम में आने के बाद वो एक लड़की के बिस्तर के अंदर घुस जाता है तो वो लड़की वहीं पर आती है शुगर तुम फिर से मेरे बिस्तर में क्या कर रही हो? तो शुगर उसे कहती है कि तुम फिर से कोई सपना देख रही हो, मैं तो यहाँ पर मैं अपने बिस्तर में हूँ। वो लड़की उसे कहती है तो फिर मेरे बिस्तर में कौन है? वो अपने बिस्तर के ऊपर से चादर को हटाती है तो उसके बिस्तर के अंदर 9 स्टार स्नो लोटस फ्लावर होता है। वो उसे देखते एक जबरदस्त चीख मारती है क्योंकि वो जल्दी से अपने साइज को बड़ा कर लेता है। जब वो अपने साइज को बड़ा करता है तो वो लड़कियां और भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देती हैं। लोग कहते हैं ये तो एक सुपर टेरिबल मॉन्स्टर मैन है। वो सारी की सारी लड़कियां वहाँ से भागना शुरू कर देती हैं। वो सभी लड़कियों को यही लगता है कि ये एक आदमी है, लोगों ने पहले किसी मर्द को नहीं देखा हुआ। ये सभी की सभी लड़कियां यहीं पर थी जब से ये छोटी हैं। वो लड़की जिसके बिस्तर के अंदर लोटस फ्लावर घुसा था वो लड़की दूसरी से कहती है शुगर अब क्या होगा, इसने तो मुझे टच कर लिया, अगर मैं प्रेग्नेंट होगी तो फिर क्या होगा? यहीं से एक दिन पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लिटिल क्रिस्प और मिस बिंगली दोनों इस फ्लावर को पकड़ने के बाद आकर एक पिंजरे में बंद कर देती है। मिस बिंगली लिटिल क्रिस्प से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि ये पिंजरा काफी रहेगा इसको ट्रैप करने के लिए? लिटिल क्रिस्प से कहती है हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा, इसे वैसे भी अंधेरा पसंद है, ये यहीं पर रहेगा, ये कहीं पर भी नहीं जाने वाला। तो लिटिल क्रिस्प और बिंगली दोनों भागती हुई अपने पिंजरे की तरफ जाती है और जाकर पिंजरे को देखती है तो पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल गया होता है। मिस बिंगली काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसे कहती है जी तुमने क्या कर दिया, अब जाओ जाकर उसको पकड़ कर लाओ वरना मिस को पता चल जाएगा। मिस यूशा को पता चल गया तो वो गुस्सा हो जाएगी। तो लिटिल क्रिस्प जल्दी से भागती हुई जाती है और लड़कियों के रूम में जाकर उसको एक जबरदस्त किक मार दिया और लोटस फ्लावर को वहीं पर नीचे गिरा देती है और कहती है सभी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 9 स्टार स्नो लोटस तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर 9 स्टार पैलेस के लड़कियों को आकर तंग करने की, तुम हमारी लड़कियों को बुली कैसे कर सकते हो, आप देखना मैं तुम्हारा क्या करूंगी। तो वो सभी लड़कियां ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है एल्डर क्रिस्प तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इन्होंने तो इस मॉन्स्टर को सिर्फ एक किक से हरा दिया। साथ ही वो लड़की वहाँ पर रोना शुरू कर देती है और उसे कहती है मिस मुझे बताएं इसने मुझे टच किया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी? सेकंड मिस ने कहा था कि जब कोई आदमी आपको छूता है तो कोई मर्द आपको छूता है तो आप प्रेग्नेंट हो जाती है। तो लिटिल क्रिस्प भी उनकी बात सुनने के बाद कहती है मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। हम लोग जाकर अपनी सीनियर यूशा से पूछते हैं, उनको इस बारे में पता होगा। लेकिन उसी वक्त वो मॉन्स्टर फिर से उठकर खड़ा हो जाता है तो लिटिल क्रिस्प काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पंच को रेडी करते हुए उसे एक जबरदस्त पंच मारती है जिससे उसकी बॉडी के आर पार अपना हाथ कर देती है। बेचारा स्नो लोटस फ्लावर वहीं पर टूट जाता है और मर जाता है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद वो जल्दी से वापस आती है और आकर सीनियर यूशा से पूछती है। सीनियर यूशा कहती है मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो जेड से पूछती है जेड तुम्हें क्या लगता है क्या वाकई में इस मॉन्स्टर के किसी लड़की को टच करने से वो प्रेग्नेंट हो सकती है? जेड उसे कहती है मुझे भी बिल्कुल भी नहीं पता। इस बिंगली उन लोगों से कहती है तुम लोगों को हुआ क्या है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक 3 लाख वाला स्नो लोटस फ्लावर मॉन्स्टर था, कोई इंसान नहीं था। अगर कोई आदमी किसी लड़की को टच करेगा तो टच करने से बेबी तो नहीं बन जाएगा। आदि बिंगली उनसे कहती है इस वक्त हमें इस तरह की बहस नहीं करनी चाहिए, हम लोग यहाँ पर ये कौन सी बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो सीनियर यूशा उसे कहती है लेकिन ये हमारी ड्यूटी है, अगर उन लड़कियों के दिमाग में कोई इस तरह की बात है तो हमें उसको निकालना होगा। फिर साथ ही वो उसे कहती है लेकिन सेकंड मास्टर ने कहा था कि किसी आदमी के टच करने से आप प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन वो तो पूरा साल बाहर रहती है, अगर वो पूरा साल बाहर रहती है तो बहुत सारे आदमियों ने टच करते होंगे। अगर ऐसी बात होती तो हमारे 9 स्टार पैलेस में ऊपर तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके तो बहुत सारे बेबीज होते। तो बिंगली फिर से आगे बढ़ती है और उनको बीच में टोकते हुए कहती है लिटिल क्रिस्प ने उस स्नो लोटस फ्लावर को फोड़ दिया है जिसकी वजह से अब हमारे पास एक रेडिश कम है तो हमें एक और रेडिश की जरूरत पड़ेगी। तो लिटिल क्रिस्प से कहती है मैं वहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी क्योंकि उन लड़कियों ने मुझे इस प्रेगनेंसी वाली बात का बता दिया जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। मैंने उस मॉन्स्टर को इतने जोर से पंच मार दिया कि वो वहीं पर फूट गया। मैंने जानबूझकर कुछ भी
भी नहीं किया। सीनियर यूशा उसे कहती है तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे का टाइम है, तुम्हारे पास सिर्फ 6 घंटे है, 6 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें एक और रेडिश को लेकर आना होगा, जल्दी से जाओ, जाकर लोटस फ्लावर को लेकर आओ। तो लिटिल क्रिस उस लोटस फ्लावर को लेने के लिए चली जाती है, जबकि इन लोगों के पास जो 2 रेडिश बची होती है वो इन दोनों को रखकर वहीं पर बैठी होती है। बिंगली कहती है अब जबकि हमारे पास 2 रेडिश मौजूद है तो इसके बाद हमें यहाँ पर देखना होगा कि जेड अब आगे क्या करेगी, जबकि दूसरी साथ यूशा उसके साथ ही बैठी होती है। यूशा उसे कहती है मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है बिंगली, मुझे ये बताओ तुम हमेशा बाहर जाती हो, फाइट तुम्हें किसी मर्द ने कभी टच किया है? बिंगली उसकी बात सुनने के बाद कहती है हाँ मुझे काफी सारे मर्दों ने टच किया है, जब मैं किसी मर्द को कोई चीज पास करती हूँ तो मेरा हाथ उनके साथ टच होता है। ये बात सुनते सीनियर यूशा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हारा कौन सा हाथ उसके हाथ के साथ टच हुआ है। वो एक नाइफ के साथ उसके हाथ को काटने लगती है, जबकि बिंगली चिल्लाकर उसे कहती है सीनियर यूशा प्लीज शांत हो जाओ, ऐसा मत करना। जबकि वो लोटस फ्लावर भी वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रही होती है, क्योंकि उसी वक्त जेड अपने हाथ में नाइफ लेती है और नाइफ लेकर उनको वहाँ पर तैयार करने लगी है, उनको ऊपर से चीरने लगी है और उसके बाद उसने वहाँ पर बहुत ज्यादा पानी को भी गर्म किया होता है जिसके अंदर वो उनको उबालने लगी है। देखकर वो लोटस फ्लावर वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देती है। तो जेड अपने हाथ पर दस्ताने चढ़ाती है और साथ ही अपने ब्लेड्स के साथ उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करती है। यूशा अपनी आंखों के पे हाथ रख लेती है और साथ ही बिंगली को भी कवर कर देती है और कहती है हमें सिर्फ नहीं देखना चाहिए, उन बेचारी रेडिश के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। वहाँ पर स्नो लोटस फ्लावर को रिफाइन करने के बाद उसके अंदर से स्नो लोटस फ्लावर निकाल लेती है और कहती है देखो मैंने इस फ्लावर को निकाल लिया है। तो वो लोग उसको देखते ही कहते हैं ये तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वेल्डर जेड उन लोगों से कहती है इस तरह के 9 स्टार लोटस फ्लावर को जो फुल ब्लूम में हो उसको हम लोग यूज करते हुए किसी की बॉडी के अंदर से जबरदस्त एनर्जी को निकाल सकते हैं, काफी सारी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और इसको दूसरे की बॉडी के अंदर ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को यहाँ पर 3 फ्लावर्स की जरूरत है। 3 फ्लावर्स को यूज करते हुए हम उस लड़की की बॉडी के अंदर से ज्यादातर कोल्ड एनर्जी को निकाल लेंगे। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और लिटिल क्रिस वहाँ पर एक और स्नो लोटस फ्लावर को लेकर आ जाती है और उसे कहती है एक और स्नो लोटस फ्लावर को ले आई हूँ, आप जल्दी से मेरा इनाम दो। जेड उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, एक बार हमारा रिचुअल कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें इनाम जरूर दूंगी। जेड यहाँ पर स्नो लोटस फ्लावर को भी तैयार कर देती है और वो तीनों स्नो लोटस फ्लावर को तैयार करने के बाद कहते हैं चलो अब टाइम हो चुका है, चलो अब जल्दी से रिचुअल को स्टार्ट करते हैं। ये तीनों फ्लावर्स को लेकर ल्यूजिया की बॉडी के इर्द गिर्द रख देती है और वहाँ पर तीनों खड़ी हो जाती है और तीनों खड़ी होने के बाद अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करती है और वहाँ पर किसी स्पेशल रिचुअल को परफॉर्म करती है। तो उन तीनों फ्लावर्स के चमकने के साथ ही वहीं पर जेड अपने पास से नीडल्स निकालती है और नीडल्स को हमारी ल्यूजिया की बॉडी के अंदर दंसाने वाली है। ये लोग जहाँ पर अपने रिचुअल को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हमारी ल्यूजिया की मेमोरीज कम्प्लीटली रिमूव हो जाएंगी, यानी कि वो उसके पास नहीं रहेंगी। जब वो जागेगी तो उसके पास कोई भी मेमोरी नहीं होगी, उसे जुंजी भी याद नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 44 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 45 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जेड अपने पास से कुछ नीडल्स निकालती है और उन नीडल्स को ल्यूजिया की बॉडी के अंदर लगा देती है। वो लोग यहाँ पर एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। 9 स्टार लोटस फ्लावर को यूज करते हुए अपनी पावर्स के साथ उसके माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि वो एक पपेट बन जाए, उसकी सारी मेमोरीज को वॉश कर दिया जाए। जबकि हमारे ल्यूजियांग अपनी पास्ट की यहाँ पर मेमोरीज बता रही हुई कैसे वो जुंजी के साथ मिली थी। क्योंकि ल्यूजियांग ये दोनों ही बहनें जुंजी को पसंद करती थी, लेकिन मुझे पास में क्या हुआ था वो सब कुछ हमें बता रही होती है। तो यहीं पर एक सीन घर का भी दिखाती है। जुंजी के साथ शादी होने के बाद जब वो उसके घर वापस आ जाती है तो वो उसके कपड़े फोल्ड करके रख रही होती है। वो उसकी कमीज उठाती है और कहती है पता नहीं जुंजी कब वापस आएगा, वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है। फिर साथ ही वो उस कमीज को सूंघते हुए कहती है इसके अंदर से उसकी स्मेल आ रही है और साथ ही वो शर्माना शुरू कर देती है। कई बार उसे जाओ की बात याद आती है। जाओ ने कहा था कि अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है, तुम दोनों को एक ही रूम में सोना चाहिए। वो और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और कहती है इस बार जब जुंजी वापस आएगा तो मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ ये सब कुछ कर लेना चाहिए। फिर साथ ही वो शर्म के मारे वहीं पर लोटपोट होना शुरू कर देती है और कहती है नहीं मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे ये नहीं करना। जुंजी भी वहीं पर आ जाता है और उसे कहता है ल्यूजियांग तुम्हें क्या हुआ, तुम किसके लिए तैयार नहीं हो। वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है और उसे कहती है तुम वापस आ गए तो यहाँ पर किसी बारे में बात नहीं कर रही थी, मैं तो वैसी बस बातें कर रही थी। जुंजी उसे कहता है नहीं तुम यहाँ पर किसी बारे में तो बात कर रही थी कि तुम किसके लिए तैयार नहीं हो। ल्यूजियांग पीछे की तरफ घूम जाती है, बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। फिर साथ ही वो उसके गाल के ऊपर किस करना चाहती है, लेकिन किस करने की बजाय वो उसके गाल के ऊपर बाइट कर लेती है। जुंजी इस बात से काफी हैरान होता है। इसी के साथ ही वो जल्दी से भागती वहाँ से चली जाती है और दूसरे रूम में आने के बाद सोच रही होती है ये मैंने क्या कर दिया। मैं तो मूड बनाने के लिए उसकी गाल के ऊपर किस करने वाली थी, लेकिन मैंने गलती से उसके चेहरे के ऊपर बाइट कर लिया है। तो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैं कैसी लड़की हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा अजीब हूँ। वो अपने रूम में लेटी बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है कि अब मैं क्या करूँ। वो तो मेरे ऊपर हंस रहा होगा, वो मेरा मजाक उड़ा रहा होगा। वो अपने रूम में सो जाती है तो काफी रात के वक्त उसे आवाज आती है। वो उठकर बैठ जाती है और कहती है ये अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है। ऐसी वो अपने बिस्तर से उठती है तो वहाँ पर उसके बिस्तर के नीचे बहुत सारे सांप होते हैं। वो सारे के सारे सांप उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते
हैं। बहुत सा घबरा जाती है और चिल्लाकर कहती है, जुनजी तुम कहाँ पर हो? जहाँ पर बहुत सारे स्नेक्स हैं। सारे के सारे स्नेक्स उसकी टांगों के साथ लिपट रहे होते हैं। हमारा जुनजी भागता हुआ उसके रूम में आ जाता है और उसे कहता है, लियू जियांग जहाँ पर कुछ भी नहीं है, लगता है कि तुमने एक बहुत ही बुरा सपना देखा है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जुनजी तुम्हारे पास है। वो उसे कहती है, नहीं मेरे कमरे में बहुत सारे सांप थे, मैंने अभी उन सभी को देखा है। जुनजी कहता है, नहीं वो स्नेक्स नहीं थे, बल्कि वो सिर्फ तुम्हारा एक सपना था। वो उसे कहती है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हमारा जुनजी कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी के साथ ही वो फिर से वहाँ पर जुनजी की स्मेल को महसूस करती है और उसे कहती है, जुनजी। जुनजी भी उसी की तरफ ही देख रहा होता है। वो साथ ही उसके होंठों के ऊपर उसे किस कर देती है। वो जुनजी को किस करके पीछे हटती है। अब हमारा जुनजी आगे बढ़ता है और उसे किस कर देता है। फिर साथ हमारा जुनजी उसे अपने साथ लेकर बिस्तर के ऊपर लेट जाता है और उसे कहता है, हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। क्योंकि लियू जियांग उस रात काफी ज्यादा डरी हुई होती है, इसी वजह से जुनजी उसके साथ उसी के बिस्तर के ऊपर सो जाता है। हमारी लियू जियांग जुनजी की तरफ देख रही होती है। वो कहती है, लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में वो सारी की सारी खुशियाँ पा ली तुम्हारे साथ वो पल बिताकर। मुझे लगता है कि ये सारी खुशियाँ मेरी किस्मत में नहीं थी, इसी वजह से अब मुझे यहाँ पर सजा मिलने वाली है। साथ ही लियू जियांग कहती है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता अगर यहाँ पर मुझे अकेले सजा दी जाए, लेकिन जुनजी को इस सब में मत घसीटा जाए। मुझे यहाँ पर सजा मिलनी है तो फिर मैं तैयार हूँ। और यहीं पर लियू जियांग को वो सारी की सारी बैड मेमोरीज याद आती हैं, जहाँ पर मिस बिंगली उसे कह रही होती है, एक लड़की हो जिसके पास 9 टर्मिनस वेन वाली बॉडी है और तुम एक डिजास्टर हो, तुम किसी के लिए भी मौत बन सकती हो। जबकि उसके फादर उसे कह रही होती है, पता नहीं तुम्हारी जैसी बेटी मेरे पास कहाँ से आ गई, मुझे तुम्हारी जैसी बेटी नहीं चाहिए। कोई क्या उसे कहती है, आज के बाद तुम मेरी बहन नहीं और किसी को बताना ही मत कि तुम मेरी बहन हो। और यहीं पर लियू जियांग को बाहर से किसी की आवाज आ रही होती है। सीनियर यूशा उसके कान में बोल रही होती है। वो उसे कहती है, अब जबकि सभी लोग तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं तो तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा कि तुम इस दुनिया से खत्म हो जाओ। तुम्हारे मरने से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो जल्दी से तुम्हारी सारी की सारी मेमोरीज हमें दे दो ताकि तुम्हारे पास ये सारी बुरी यादें ना रहे। अगर तुम्हारी सारी बुरी यादें चली जाएंगे तुम एक नई इंसान बन जाओगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे गायब होने के बाद क्या वो सभी लोग तुम्हें याद कर रहे होंगे? कोई भी तुम्हें याद नहीं रखेगा, वो सभी लोग अब तक तो तुम्हें भूल चुके होंगे। अगर तुम यहाँ पर कहोगे कि तुम्हारा जुनजी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें याद रखेगा तो मुझे लगता है कि इंपीरियल सिटी में जाने के बाद उसे वहाँ पर और बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां मिल जाएंगी और जैसे उसे कोई खूबसूरत लड़की मिल जाएगी वो तुम्हें भूल जाएगा, वो तुम्हें याद भी नहीं रखेगा। लियू जियांग यहाँ पर इस बात के ऊपर चलाना शुरू कर देती है और कहती है, नहीं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बाकी सभी से बहुत ज्यादा अलग है। मुझसे वादा किया था कि वो मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आएगा। यूशा यहाँ पर शुई कियान की फॉर्म में उसके पास आती है और उसे कहती है, छोटी बहना लगता है कि तुम्हें अभी तक इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुमसे सिर्फ ये वादा किया है कि वो तुम्हें बचाने के लिए आएगा, लेकिन कोई भी कभी अपने वादे को पूरा नहीं करता। तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि बचपन से जुनजी जिसको लाइक करता है वो तुम नहीं बल्कि शुई कियान यानी कि मैं हूँ। देखा जाए तो मैंने उसको ठुकरा दिया, इसी वजह से उसने मेरी जगह पर तुम्हें अपना लिया। वो बार बार उसे कह रही होती है कि तुमने मेरी जगह ली है, तुमने मेरी जगह ली है। और हमारी लियू जियांग अपने कानों पे हाथ रख लेती है और कहती है, अपनी बकवास बंद करो, किसी की भी जगह नहीं ली, जुनजी के दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। इसी वजह से उसने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। अगर जहाँ पर दुनिया के सभी लोग मुझे बुला दे तब भी जुनजी मुझे कभी भी नहीं भूलेगा और मैं कभी जुनजी को नहीं भूल सकती। बाकी के सभी लोगों की मेमोरीज को तुम लोग मिटा सकते हो, मैं जुनजी की मेमोरीज को कभी मिटने नहीं दूंगी। अगर वो मुझे भूल भी जाता है तब भी मैं कभी भी उसे नहीं भूलने वाली, मैं हमेशा उसको याद रखूंगी, वो मेरे दिल में बसता है। उसी वक्त इल्यूजन में हमारा जुनजी उसके पास आता है। वो उसे कहता है, तुम्हें क्या हुआ लियू जियांग, तुम यहाँ पर रो क्यों रही हो? वो जल्दी से उसके साथ चिपक जाती है और उसे कहती है, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जुनजी उसे कहता है, तुम बिल्कुल पागलू जैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगा, मैंने तुमसे शादी की है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। इसी के साथ हमारे जुनजी के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। लियू जियांग मुझे देखकर काफी हैरान होती है, देखती है तो उसके हाथ के ऊपर उसका ब्लड लगा होता है, जबकि हमारे जुनजी के पेट में एक खंजर घुमा होता है और वो खंजर जियांग के हाथ में था और लियू जियांग ने वो खंजर उसको मारा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अपने जुनजी को मार दिया। जुनजी वहीं पर नीचे गिरकर मार जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन होती है, लेकिन हमारे लियू जियांग को ऐसा लगता है कि उसने जुनजी को मार दिया है। वो जुनजी को उठाकर अपनी गोद में लेकर बैठी होती है और उसे कहती है, जुनजी प्लीज मरना मत, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। और इसी के साथ ही जुनजी उसे कहता है, प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सका। और उसकी बॉडी वहीं पर से स्पिरिट बन के उड़ जाती है। उसके बाद लियू जियांग के बारे में नहीं बताते कि आगे क्या हुआ। शायद लियू जियांग की बॉडी के ऊपर उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया और उसके ब्रेन को वॉश कर लिया। हमारा नेक्स्ट सीन ब्लैक वाटर सिटी के बाहर का दिखाया जाता है। हमारा जुनजी अपने दोस्तों के साथ और साथ ही मास्टर के डिसाइपल जिसका नाम जैंग जैन है उसको अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। ये सभी लोग इंपीरियल सिटी तरफ जा रहे हैं। तो डिसाइपल जैंग उसे कहता है, इस वक्त स्प्रिंग का मौसम चल रहा है, आजकल तो यहाँ पर हर तरफ बहुत ही अच्छी सीनरी है, हर तरफ चेरी ब्लॉसम के ट्रीज ब्लॉम कर रहे हैं और साथ में हर तरफ बहुत ही प्यारी प्यारी घास है और उसमें अंदर बहुत ज्यादा प्यारे प्यारे फूल है। इस तरह की सीनरी तुम्हें पूरे रास्ते में दिखाई देगी। हमें यहाँ पर अपने घोड़ों के ऊपर पूरे 3 दिन लगेंगे। 3 दिन के बाद हम लोग इंपीरियल सिटी में पहुंच जाएंगे। मास्टर जैन कहते हैं, अगर रास्ते में टाई क्लैन वाले हमारे पर फिर से अटैक करते हैं तो हम लोग उनसे निमट सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हम लोग ज्यादा हैं। वैसे जैन और जुनजी आगे आगे होते हैं। डिसाइपल जैन पीछे सिटी लॉर्ड के साथ होता है। वो उसे सारी स्टोरी बता रहा होता है कि कैसे उसे धोखा दिया गया, उसने कैसे किसी से एक मेडिसिन की बोतल खरीदी जो कि नकली निकली। सिटी लॉर्ड से कहते, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम एक ऐसी जगह के ऊपर से किसी के पास से मेडिसिन कैसे खरीद सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि वो असली मेडिसिन रखकर बैठा होगा और तुम्हें इतने सस्ते में असली मेडिसिन दे देगा? उसके पास से ये
मेडिसिन खरीद कैसे ली? तुम तो एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। इस तरह की मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी प्रॉपर शॉप में से मिल सकती है। डिसाइपल जैंग उसे कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना कि उस वक्त मैं बहुत ज्यादा नशे में था, मुझे तो अपनी भी होश नहीं है, मुझे ये भी याद नहीं है कि वो बंदा कौन था जिसने मुझे वो मेडिसिन बेची थी। लोग चलते हुए आगे की तरफ भाड़े होते हैं कि उसी वक्त सामने से एक बंदा आ रहा होता है। वो अपनी बास्केट उठाकर इनके पास से गुजर रहा होता है। अभी लोग उसके पास से गुजरते हैं तो डिसाइपल जैंग उसकी तरफ देखता है तो उसको पहचान लेता है। वो अपनी टोपी को नीचे की तरफ करते हुए वहाँ से आगे की तरफ निकल जाता है। ये लोग जब आगे की तरफ निकलते हैं, डिलॉर्ड से कहता है, डिसाइपल जैंग अब तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम इस बंदे को पहचानते हो? वो जल्दी से अपने घोड़े को पीछे की तरफ मोड़ता है और कहता है, वो बंदे जल्दी से रुक जाओ। वो बंदा भी बड़ी स्पीड से भागना शुरू करता है। डिसाइपल जैंग बड़ी स्पीड से अपने घोड़े को लेकर उसका पीछा करता है ताकि उसको पकड़ सके। असल में ये वही बंदा है जिसने इसे फेक मेडिसिन बेची थी। डिसाइपल जैंग अपने सारे साथियों को यहीं पर छोड़कर उस बंदे के पीछे अपना घोड़ा लेकर निकल जाता है। शुनजी कहता है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? सिटी लॉर्ड कहते हैं, मुझे लगता है कि वो बंदा टाई क्लैन का एक मेंबर होगा। वो मोटू को अपने साथ लेकर चला गया है। मोटू उसके पीछे चला गया। अब हम सभी को यहाँ पर अकेले ही फाइट करना पड़ सकती है। हमें उसके पीछे जाना चाहिए उसे देखने के लिए। सभी लोग जल्दी से उसके पीछे जाते हैं। वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक घोड़ा होता है। वो लोग कहते हैं, घोड़ा तो यहीं पर है, लेकिन मोटू कहाँ पर है? मोटू बैम्बू ट्रीज के अंदर से निकल कर आता है और कहता है, बंदा यहाँ से निकल गया, मैं उसको पकड़ने ही वाला था। मानो शुनजी से कहता है, क्या हुआ? वो बंदा कौन था? तो डिसाइपल जैंग यानी कि मोटू उनसे कहता है, ये वही बंदा था जिसने मुझे धोखा दिया था। इसने मुझे वो ब्लू लिक्विड बेचा था, वो भी सस्ते दामों में, लेकिन वो नकली निकला। सिटी लॉर्ड आगे बढ़ते और कहते हैं, तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया। मुझे लगा कि ये टाई क्लैन का बेचा हुआ कोई किलर था जो तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले वहाँ से भगा कर ले गया और उसके बाद हम सभी को वहाँ पर मार डालेगा। ये लोग अभी यहीं पर खड़े होते हैं कि उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है। एक बंदा जो कि एक होटल में बैठा होता है, वो एक चाय का होटल होता है, वो उसे कहता है, तो अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें यहाँ पर धोखा दिया गया है? ये सभी लोग कहते हैं, अब ये आवाज कहाँ से आई है? वो मोटू उन लोगों से कहता है, यही वो चाय खाना है जहाँ पर मैं बैठकर चाय पी रहा था, तो बंदा यहाँ पर आया था, मैंने उसके पास से ब्लू लिक्विड यहीं से खरीदा था। वो शॉप का ओनर से कहता है, लगता है कि तुम यहाँ पर अपने पैसे वापस लेने के लिए आए हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि अब तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस मिलेगा। इस तरह के बंदे से पैसा वापस लेने की उम्मीद मत रखना, क्योंकि उसने अभी तक पैसे सारे जाया कर दिए होंगे। ये बंदा हमारे गाँव के साथ वाले गाँव में रहता है और ये आसपास के लोग जो नए लोग होते हैं, यहाँ से गुजरने वाले, उन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से बुल्लू बनाता है और उनके पास से पैसे ऐंठ लेता है। उसे कहता है, जब तुम्हें पहले से पता था तुमने मुझे वार्निंग क्यों नहीं दी? उसे कहता है, मैंने तुम्हें वहाँ पर वार्निंग दी थी। मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि तुम्हें इसके पास से ये नहीं घसीटना चाहिए, जाओ जाकर किसी बड़े स्टोर से इस चीज को खरीदो, लेकिन तुम उस वक्त बहुत ज्यादा नशे में थे, इसी वजह से तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। यही शॉप ओनर उन लोगों को बताता है कि उस बंदे की गैम्बलिंग के लिए इतना पैसा तो बहुत ज्यादा कम है, इतना पैसा तो वो एक ही दिन में उड़ा देगा। तो उसकी बच्ची के ऊपर तरस आता है। उसकी बेटी वो बहुत ज्यादा प्यारी है और बहुत ज्यादा गिफ्टेड है, वो इस तरह की मेडिसिन बना सकती है, लेकिन उसका फादर बहुत ज्यादा बेकार इंसान है। जो ब्लू लिक्विड तुमने उसके पास से खरीदा था, वो ब्लू लिक्विड भी उसी लड़की ने बनाया था। तो उसे कहता है, हाँ मुझे पता है, मुझे उसकी लड़की के बारे में पता है, उसने अपनी लड़की का नाम बताया था, उसकी लड़की का नाम लोरेन है। शुनजी जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है, अपने पास से सिल्वर कॉइन्स निकालता है और उस बंदे को देते हुए कहता है, क्या तुम मुझे उस गाँव तक लेकर जा सकते हो? मुझे उस लड़की लोरेन से मिलना है। बंदा भी जल्दी से वो सिल्वर कॉइन्स रख लेता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 45 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 46 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी शॉप ओनर को एक सिक्का देता है और कहता है, क्या तुम उस गांव तक छोड़ सकते हो जहाँ पर वो लड़की लोरेन रहती है? शॉप ओनर से कहता है, हाँ क्यों नहीं, ठीक है मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ। तो बंदा उन्हें एक हाथ जगह के ऊपर छोड़ता और कहता है, ये सारे के सारे बैम्बू ट्रीज को पार करने के बाद एक विलेज आएगा जिसको लॉकी विलेज कहते हैं। उसी विलेज के अंदर जाने के बाद तुम लोरेन के बारे में पूछ सकते हो। सभी लोग उसे कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सभी लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, जबकि रास्ते में मोटू मारा जुंजी से कहता है, तुम यहाँ पर इस तरफ क्यों आ रहे हो? तुम लॉकी विलेज में क्यों आए हो? कहीं तो मेरे पैसे वापस तो नहीं लेकर देने वाले? जुंजी उसे कहता है, नहीं मुझे इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मैं तो उस लड़की लोरेन से मिलना चाहता हूँ। उस लड़की ने इस मेडिसिन को बनाया है, उसने ब्लू लिक्विड को हाफ रिफाइंड बनाया है। अगर वो यहाँ पर थोड़ा सा और स्टडी कर ले तो वो इसको फुली रिफाइन कर सकती है। लड़की काफी ज्यादा स्पेशल लगती है। यहीं पर साइड के ऊपर दिखाते हैं कि वो शॉप ओनर वो अपने चेहरे के ऊपर से मास्क उतारता है और अपने मास्टर से कहता है, मैंने उन लोगों को रास्ते के ऊपर डाल दिया है, वो लोग लॉकी विलेज की तरफ जा रहे हैं, हम लोग इनको यहीं पर मार डालें। तो उसका मास्टर से कहता है, नहीं हम उसके यहाँ पर नहीं मार सकते। साथ ही उसे कहता है, मुझे ये बताओ कहीं उन्हें तुम्हारे ऊपर शक तो नहीं हो गया कि तुम टाई क्लैन के एक मेंबर हो? वो से कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मास्टर से कहता है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसके साथ कैम्पसिस फैमिली का एक डिसाइपल है जो कि 8th लेवल का है, यानी कि अर्थ स्पिरिट राम के 8th लेवल का एक्सपर्ट है। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, ये चारों के चारों शाह पर मेरे हाथों से मरेंगे, इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तो वो शॉप ओनर यानी कि जो भी बंदा था वो अपने मास्टर से कहता है, मास्टर हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि आप एक जीनियस हैं, इसी वजह से आप टाई क्लैन के एक मेंबर हैं, जहाँ पर इन सभी को मारना तो
आसान है, लेकिन उस लड़के से आपको बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी क्योंकि वो लड़का बहुत ज्यादा स्पेशल है। यहाँ पर हमारे टाई क्लैन को जो मिशन दिया गया है वो भी सिर्फ और सिर्फ इस लड़के को मारने का दिया गया है। इसका मतलब यह है कि ये लड़का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हो सकता है। इस लड़के ने सिर्फ कुछ ही दिनों में बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल से अपने आप को स्पिरिट गैदरिंग 4th लेवल तक पहुंचा लिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसकी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा है? तो मास्टर से कहता है ये बात तो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। जुंजी लोरेन के बारे में सोचते हुए आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था और कहता है ये नाम सुना सुना लगता है, मैंने पता नहीं कहाँ पर ये नाम सुना था। फिर साथ ही हमारा जुंजी वहाँ पर पीछे की तरफ देखकर कुछ महसूस करता है। मोटू से कहता है तुम्हें क्या हुआ? जुंजी कहता है मुझे लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, अभी अभी इन बैम्बू ट्रीज के अंदर मुझे कुछ महसूस हुआ, लेकिन हमें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि कोई एनिमल हो। मोटू से कहता है तो हम लोग दरवाजे तक पहुँच आए हैं, बहुत ही जल्दी हम लोग लॉकी विलेज में पहुँच जाएंगे। तो वहीं पर सामने से एक छोटी लड़की निकल कर आ रही होती है। तो कहता है मैं उस छोटी लड़की से पूछता हूँ कि लोरेन का घर कहाँ पर है। वो जाता जाकर उस छोटी लड़की से कहता है लड़की क्या तुम बता सकती हो कि यहाँ पर लोरेन का घर कौन सा है? हम लोग लोरेन के घर को ढूंढ रहे हैं। तो वो लड़की कहती है क्या तुम मेरे घर को ढूंढ रहे हो? और वो बड़ी स्पीड से भागना शुरू करती है, जबकि मोटू काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है इसका मतलब तुम ही लोरेन हो। और वो भागता हुआ जाता है और जाकर उसको पकड़ लेता है। वो एक किडनैपर की तरह उसने छोटी बच्ची को अपने कंधे के ऊपर उठाया होता है और उसे उठाकर ला रहा होता है और कहता है तो बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे ये लड़की यहीं पर मिल गई, वरना हमें पूरे गाँव को छानना पड़ता। लोरेन उसके चेहरे के ऊपर पंचिस मारी होती है और कहती है छोड़ो मुझे, तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो। मोटू से कहता है तुम्हारा बाप कहाँ पर है? तुम सभी लोग चोर हो, तुमने और तुम्हारे बाप ने मिलकर मेरे पैसे चोरी किए हैं। इसी वक्त लोरेन उसके हाथ के ऊपर काट लेती है, जिसकी वजह से मोटू उसको छोड़ देता है। वो फिर से भागना स्टार्ट करती है। वो भागती हुई जा रही होती है तो मोटू अपने बाकी साथियों से कहता है चलो जल्दी से इसको पकड़ लो। लॉर्ड उसके साथ मास्टर जैन और मोटू तीनों ही जाकर उसको फिर से घेर लेते हैं और उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो उसको बहुत ज्यादा डरा रही होती है, जिसकी वजह से लोरेन रोना शुरू कर देती है, रो रही होती है। तो हमारा जुंजी उसके सामने खड़ा होता है। वो जल्दी से भागती हुई उसके पास आती है और कहती है मास्टर चू प्लीज मेरी हेल्प करें। वो आकर जुंजी के साथ लिपट जाती है और रोना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि जुंजी एक हीरो है। जुंजी से कहती है ये सभी लोग यहाँ पर मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं, प्लीज मुझे बचा लो। तुम्हारा जुंजी से कहता है तो इसका मतलब यही लड़की लोरेन है, तो इस लड़की को पहले से जानता हूँ। जुंजी से कहता है लिटिल गर्ल तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बिग ब्रदर यहाँ पर है, रुको जरा देखो मैं कैसे इनको सबक सिखाता हूँ। जुंजी सभी लोगों से कहता है तुम सभी बुरे लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर एक छोटी लड़की को तंग करने की? जैसे एक यंग हीरो जो अभी अभी एक कंपटीशन को जीत कर आ रहा है उसके सामने एक लड़की को बुली कर रहे हो और वो जल्दी से आगे बढ़ता है, नौटंकी करते हुए उन सभी को पंच मारता है और वो तीनों वहीं पर साइड के ऊपर गिर जाते हैं। जुंजी लोरेन से कहता है लो मैंने उन सभी को तुम्हारे लिए पीट दिया, चलो जल्दी से आप खुश हो जाओ। लोरेन फिर से उसके साथ चिपक जाती है, जबकि हमारा जुंजी सोच रहा था मैं लोरेन इस नाम को कैसे भूल सकता हूँ, मुझे आज भी याद है कि उस दिन क्या हुआ था। जुंजी कहता है मेरी पिछली लाइफ में जब मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए थे तब मैं भाग रहा था और भागते हुए वो लोग अभी मेरा पीछा कर रहे। तुम्हारा जुंजी भागता हुआ क्लिफ के ऊपर पहुंचता है और क्लिफ के ऊपर से नीचे की तरफ जंप कर देता है। तो क्लिफ के ऊपर से जब नीचे गिरता है तो वहीं पर नीचे लोरेन जा रही होती है। लोरेन अपनी जड़ी बूटियां लेकर आगे की तरफ बढ़ी होती है। जब उसे पता चलता है कि झाड़ियों में कुछ है वो अपना नाइफ लेकर सामने की तरफ करती है और कहती है कौन है जहाँ पर, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ ना मैं तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें मार डालूंगी। जुंजी घायल हालत में वहाँ से बाहर निकलता है। वो उसे कहता है हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। जैसे वो उसे कहता है कि हमें भागना होगा हमारा जुंजी वहीं पर बेहोश हो जाता है। पीछे देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। उसी वक्त उसे ऊपर से आवाज आती है, कुछ लोग क्लिफ के ऊपर खड़े होते हैं और कहते हैं लगता है कि उसने जहाँ से जंप लगाया, चलो जल्दी से नीचे चलते हैं और जाकर उसको ढूंढ कर लाते हैं। हम अगर वो मर गया हुआ तो उसकी डेड बॉडी उठा लाएंगे। लोरेन कहती है मैं तुम्हें ऐसे यहाँ पर मरने नहीं दे सकती, मुझे इसे बचाना होगा। और वो उसे उठाती है और अपने साथ लेकर अपने गाँव आ जाती है। पिछली लाइफ में लोरेन ने हमारा जुंजी की जान बचाई थी। एक सीन में फिर से प्रेजेंट का दिखाया जाता है। हमारा जुंजी लोरेन के साथ एक पत्थर के ऊपर बैठा होता है। वो उसे कहती है ब्रदर मुझे लगता है कि ये तीनों लोग भी तुम्हारे ही साथी हैं, लेकिन तुम वहाँ पर उनको मारने का नाटक कर रहे थे। हमारा जुंजी उसे कहता है हाँ वो तीनों मेरे ही साथी हैं। लोरेन उसे कहती है मैं तुम्हें जानती हूँ। हमारा जुंजी कहता है तुम मुझे कैसे जानती हो? तो वो उसे बताती है कि तुम्हारे कंपटीशन में तुम्हारे सारे मैचेस को मैंने देखा है, तुमने अपने सारे के सारे मैचेस को जीता, तुम वाकई में वहाँ पर एक इनविंसिबल थे और एक सुपर हीरो थे। हमारा जुंजी कहता है क्या तुमने उस सिलेक्शन कंपटीशन में हिस्सा लिया था? वो उसे कहती है नहीं, मेरे जैसे गरीब लोग वहाँ पर हिस्सा कैसे ले सकते हैं, क्योंकि इस बार के कंपटीशन के लिए फीस बहुत ज्यादा हायर थी और हमारे पास फीस कहाँ से आई। तो बस वहाँ पर तमाशाइयों में खड़ी थी और तुम्हारे मैच को देख रही थी। और वैसे भी मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, अगर मैं वहाँ पर हिस्सा ले भी लेती तभी मैं पहले ही राउंड में एलिमिनेट हो जाती और घर वापस आ जाती, इसी वजह से मैंने हिस्सा नहीं लिया। जुंजी से कहता है मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे तुम कमजोर नहीं लगती। वो उसे कहती है क्या वाकई में? जुंजी कहता है अपना हाथ सामने की तरफ करो। मैं हूँ। जुंजी उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी दिखाता है और कहता है जरा देखो तुम्हारा हाथ किस तरह चमक रहा है। इसका मतलब यह है कि तुम एक गिफ्टेड लड़की हो, फिर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगी जब तुम कल्टीवेट करना स्टार्ट करोगी। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या वाकई में, क्या मैं वाकई में एक मार्शल आर्टिस्ट बन सकती हूँ? मतलब यह है कि मैं फ्यूचर में बिल्कुल तुम्हारी तरह एक हीरो बन सकती हूँ और किसी भी कंपटीशन में अपने ओपोनेंट
को बड़ी आसानी से हरा सकती हूँ। हमारा शुंजी उसे कहता हाँ क्यों नहीं, तुम बहुत ही जल्दी एक बहुत ही महान वॉरियर बनोगी। शुंजी कहता अच्छा ठीक है, इससे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो। अपने पास से ब्लू लिक्विड निकालता और उसे कहता है मुझे ये बताओ क्या इस ब्लू लिक्विड को तुमने बनाया है। लोरेन उसे कहती है हाँ इस ब्लू लिक्विड को मैंने बनाया है। उसे कहती है उस दिन मैंने अपने फादर को देखा था, मेरे फादर मेरे इस प्रोडक्ट को उस मोटू को बेच रहे थे। मैं उस आदमी से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन वो पिया हुआ था और मेरे फादर को पैसों की जरूरत थी, इसी वजह से मुझे वहाँ पर ये सब कुछ करना पड़ा। ये बात अच्छी तरह से पता है कि ये ठीक तरह से नहीं बना, ये अभी बहुत ज्यादा हल्का है, बनाने के लिए और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। शुंजी से कहता है चलो कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, जो फादर तुम्हारे ने किया वो सारे का सारा उसकी गलती है। उसे कहती है अच्छा ठीक है, अब तुम लोग अपने पैसे वापस ले सकते हो। और उस दिन मैंने ये प्रोडक्ट नहीं बनाया होता तो ये प्रोडक्ट मेरे फादर तुम्हारे दोस्त को नहीं बेचते और उसे बेवकूफ नहीं बनाते। तुम चाहो तो तुम मुझे यहाँ पर सजा दे सकते हो। हमारा शुंजी उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें सजा देने के लिए नहीं आया, तुमने एक बहुत ही अच्छी चीज बनाई है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें इनाम देने के लिए आया हूँ। बात सुनते ही वो भी काफी हैरान हो जाती है। हमारा शुंजी अपने पास एक स्टोरेज निकालता है और उसकी उंगली के ऊपर पहना देता है और कहता है एक स्टोरेज रिंग है, इसके अंदर बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स रखे हुए हैं, बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स रखी हुई हैं, यहाँ तक कि इसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां भी हैं। मुझे लगता है कि अगले 10 साल तक तुम आसानी के साथ इसकी मदद से कल्टीवेट कर सकती हो। लोरेन भी काफी हैरान होती है और उसे कहती है क्या ये रिंग वाकई में मेरे लिए है? ये रिंग तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। हमारा शुंजी उसे कहता है चलो अब जल्दी से इसके ऊपर अपने फोकस करो, अपनी एनर्जी को इसके ऊपर फोकस करो, मैं तुम्हें इसे इस्तेमाल करना सिखाता हूँ। अपनी एनर्जी को फोकस करना स्टार्ट करती है, लेकिन वो काफी ज्यादा जोर लगा रही होती है। शुंजी कहता है तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जोर लगा रही हो, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करना है, ना कि इसके ऊपर जोर लगाना है। जब वो इसके ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी को डालती है तो उस रिंग के अंदर से रोशनी निकलती है और उसके अंदर काफी सारी शेल्व्स बनी होती हैं, जिनको वो टच करके भी आगे पीछे कर सकती है, तो बिल्कुल टच सिस्टम की तरह है, जहाँ पर जिस चीज के ऊपर भी वो टच करेगी वो चीज बाहर निकल आएगी। शुंजी सेब के ऊपर टच करता है और अपने हाथ में एक सेब निकाल लेता है और कहता है ये रिंग काफी ज्यादा स्पेशल है, इसके अंदर से हर एक चीज को तुम इस तरह एक्टिवेट करके इसको निकाल सकती हो। साथ ही शुंजी उसे कहता है अपने हाथ के ऊपर ये वाला स्पेशल मार्क बनाने से तुम इस रिंग को इनविजिबल बना सकती हो, किसी को भी पता न चले, जहाँ तक कि तुम्हारे फादर को भी पता नहीं चलेगा कि तुमने अपनी उंगली के ऊपर अंगूठी पहनी हुई है। लोरेन भी उसके तरीके को फॉलो करते हुए अपने हाथ के ऊपर अंगूठी को गायब कर देती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ब्रदर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा ऑसम हो। साथ ही उसे कहती है लेकिन ब्रदर तुम यहाँ पर इतना ज्यादा कीमती गिफ्ट मुझे क्यों दे रहे हो? अगले 10 साल की कल्टीवेशन का मटेरियल इस रिंग के अंदर है, तुम ये सब कुछ मुझे क्यों दे रहे हो? शुंजी उसे कहता है क्योंकि मेरी पिछली लाइफ में तुम्हारा मेरे पर एक बहुत बड़ा एहसान था, मैं उस एहसान का बदला चुका रहा हूँ। उसके बाद हमारा शुंजी से बातें करने के बाद से बाय बोलने के बाद आगे बढ़ जाता है कि लोरेन पीछे से उसे कह रही होती है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी ताकि उस ब्लू लिक्विड को अच्छे से बना सकूं और सही तरीके से बनाऊं। शुंजी अपने दोस्तों को अपने साथ लेता है, अपने घोड़ों के ऊपर बैठते हैं और आगे की तरफ चल पड़ते हैं। मोटू से कहता है यंग मास्टर चू मुझे ऐसा नहीं पता था कि तुम बच्चों के साथ इतने अच्छे हो, तुमने तो उसके साथ बहुत ही अच्छे से बात की और ऊपर से तुमने अपनी स्टोरेज रिंग भी उस लड़की को दे दी है। हम लोग तो वहाँ पर पैसे वापस लेने के लिए गए थे, लेकिन ऊपर से तुमने अपने पास से रिंग उसको दे दी। सिटी लॉर्ड मानो शुंजी से कहता है वो लड़की जिसको हम लोग जानते भी नहीं है, लड़की को तुमने यहाँ पर अपनी स्टोरेज रिंग दे दी, यानी कि तुम उसके ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन दे रहे हो। क्या तुम दोनों के बीच में कोई ऐसी स्टोरी है जो हमें नहीं पता? शुंजी से कहता है वो लड़की बहुत ज्यादा जीनियस है, इसी वजह से मेरा ध्यान उसके ऊपर गया। जो इस लड़की के ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है कि वो इस तरह की फैमिली में पैदा है, क्योंकि वो एक जीनियस है। अगर वो किसी बड़ी फैमिली में होती जहाँ पर उसके पास रिसोर्सेज होते तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती थी। लोग उसे कहते हैं यंग मास्टर तुम तो वाकई में एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो, तुमने इस लड़की के ऊपर बहुत ज्यादा तरस खाया है, हमें ये बात बहुत ज्यादा पसंद आई। तो ये सभी लोग चलते हुए काफी आगे निकल आते हैं। जब ये थोड़ा सा आगे जंगल को पार करते हुए निकलते हैं तो वहाँ पर सामने गार्ड पोस्ट होती है। तो उनसे कहता है तो हम सभी लोग गार्ड पोस्ट के बहुत ज्यादा करीब पहुँच जाए हैं। इस गार्ड पोस्ट को पार करने के बाद हमें कम से कम 1 घंटा और चलना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग अगले गाँव तक पहुँच जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहीं पर रेस्ट करनी चाहिए। तो उनसे कहता है चलो यहीं पर रुकते हैं और यहाँ पर चल के रेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 46 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 47 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारी शुंजी की टीम एक गार्ड पोस्ट के सामने पहुंचती है। मोटू उन लोगों से कहता है हमें यहीं पर रात रुकनी चाहिए कि यहाँ पर अगर हम लोग इस गार्ड पोस्ट को पार करेंगे तो उसके बाद 1 घंटे के सफर के बाद हमारा दूसरा विलेज आएगा। फिलहाल के लिए यहीं पर रेस्ट कर लेते हैं। तो मोटू उन लोगों से कहता है चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। वो अपने घोड़ों को वहीं पर छोड़ते हैं। साथ ही मोटू उनको बता रहा होता है कभी कभी यहाँ पर इस एरिया में कोई बीस्ट राइड आती है। बीस्ट राइड का मतलब यह है कि जब बीस्ट यहाँ पर बिजर्क हो जाते हैं तो वो यहाँ पर रैम्पेज पे आ जाते हैं और सारे गाँव वाले के ऊपर अटैक करते हैं। तो उनसे कहता है जब कभी यहाँ पर कोई बीस्ट राइड आती है तो सभी गांव वाले जल्दी से भागकर यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर गार्ड पोस्ट के अंदर जो लोग हैं वो गांव वालों को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, जब तक कि ब्लैक वाटर सिटी या फिर इंपीरियल सिटी से एनफोर्समेंट यहाँ पर पहुंचना है और उन मॉन्स्टर्स को मारकर इन सभी को बचाना ले। अब कभी यहाँ पर बीस्ट राइड आती है तब इस जगह को लोगों के छुपने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जब यहाँ पर कोई बीस्ट राइड नहीं होती तब यहाँ पर जितने बिजनेसमैन है या फिर यहाँ से गुजरने वाले लोग होते हैं वो इस जगह को अपने रेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। लोग भी इस जगह
को रेस्ट करने के लिए यूज करेंगे। मोटू दरवाजे के ऊपर नॉक करता है, अंदर जो बंदा होता है वो उसे कहता है कौन हो तुम, यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। अपने पास से टोकन निकालता है और उसे कहता है मैं फेंग जैंग हूँ और मैं कैम्सिस फैमिली का एक डिसाइपल हूँ। मेरे साथ सिटी लॉर्ड गू है और उसके साथ हमारे मास्टर जैन है। अपने पास से सिल्वर कॉइन्स निकालते उस बंदे को देता है और कहता है हमारे लिए खाने और रहने का बंदोबस्त करो। उसके बाद इन लोगों को अंदर आने की इजाजत दे दी जाती है। उनसे कहता है तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम लोग कैम्सिस फैमिली से हो, अगर तुम लोग कैम्सिस फैमिली से तो जल्दी से अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना तैयार करता हूँ। वो उन सभी के लिए जल्दी से खाना तैयार कर देते हैं। खाना काफी ज्यादा डिलीशियस होता है और काफी ज्यादा अच्छा भी होता है। ऐसे ये लोग वहाँ पर बैठकर आराम से खाना खा रहे होते हैं। उसी वक्त बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है। कोई बंदा कहता है बीस्ट टाइड है, ये बीस्ट टाइड है। लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से बीस्ट टाइड कहाँ से आ गए। तो कहते हैं साल के इस वक्त तो कोई भी मॉन्स्टर यहाँ पर ऐसा नहीं है जो बेसर्क हो, तो फिर बीस्ट टाइड कैसे आ सकती है, क्या तुम लोगों ने वाकई में इस बात को कंफर्म किया है। ऐसे जो बंदा भाग कर आता है वो कहता है हाँ मैंने इस बात को कंफर्म किया है। बाकी सभी लोग भी यहाँ पर गार्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। उसे कहते हैं चलो जल्दी से गार्ड जल्दी से बाहर आ जाओ, हमें उन मॉन्स्टर्स को रोकना होगा, गाँव वालों को यहाँ पर लेकर आना होगा। मुझे भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है ये तो एक कोई बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है कि आज यहाँ पर बीस्ट टाइड आई है। शुंजी मोटू से कहता है क्या तुम्हें पता है कि जब कभी यहाँ पर बीस्ट टाइड आती है तो उसकी जनरल रेंज क्या होती है। मोटू से कहता है मॉन्स्टर्स तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जो मॉन्स्टर्स है उनकी लोकेशन वही है जहाँ से हम लोग गुजर कर आ चुके हैं, तो हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो वहाँ से निकल आए हैं। शुंजी ये बात सुनते ही जल्दी से उठ जाता है और भागना स्टार्ट करता है। वो लोग उसे कहते हैं मास्टर गू तुम कहाँ पर जा रहे हो। शुंजी उन लोगों से कहता है तुमने कहा कि वो लोग नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, यानी कि वो बीस्ट टाइड नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। जबकि डिसाइपल जैन जैंग उसे रोक लेता है और कहता है मास्टर चू मेरी जिम्मेदारी जहाँ पर तुम्हें बचाने की है, मेरे मास्टर ने जहाँ पर मुझे तुम्हें सेफली इंपीरियल सिटी तक पहुँचाने का कहा था। इस वक्त बहुत ज्यादा खतरा है, अगर तुम यहाँ पर इस वक्त बाहर निकलोगे तो हम लोग भी तुम्हें बाहर जाकर बचा नहीं पाएंगे। जो कुछ भी करना है वो इस बीस्ट टाइड के बाहर जाकर कर लेना। उसे कहता है तुमने कहा कि वो सारे मॉन्स्टर्स नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हम लोग गुजर कर आए हैं, इसका मतलब लॉकी विलेज भी वहीं पर पड़ता है। लॉकी विलेज वहाँ पर है तो इसका मतलब लॉरेन वहाँ पर है, लॉरेन को बचाने के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो मोटू से कहता है अगर तुम वहाँ पर जाने वाले हो उस लड़की को बचाने के लिए तो फिर ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जैसे ये लोग जाने की बात करते हैं तो वहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वो लोग कहते हैं तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, पर बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। पता है कि इस बार जो बीस्ट टाइड है वो पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक है। पहले तो सिर्फ एक दो मॉन्स्टर्स जो होते हैं वो बेजर्क होते हैं, लेकिन इस बार हर किस्म के मॉन्स्टर्स बेजर्क हो चुके हैं। नॉर्थ वेस्ट रीजन जो कि ब्लैक वाटर सिटी की तरफ जाता है वो सारे का सारा बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं है, वहाँ पर हर तरफ मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स हैं। हम लोगों ने इस गार्ड पोस्ट को यहाँ पर बचाकर नहीं रखा जब तक कि ब्लैक वाटर सिटी या इंपीरियल सिटी से सोल्जर यहाँ पर नहीं आते तो हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। वैसे एक गार्ड कहता है तुम लोगों ने कहा कि तुम लोग कैम्सिस फैमिली के डिसाइपल्स, अगर तुम लोग कैम्सिस फैमिली के डिसाइपल हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये बनती है कि तुम यहाँ पर इन सभी लोगों की जान बचाओ। तुम्हें यहाँ पर गार्ड पोस्ट के ऊपर रहकर मॉन्स्टर्स को यहाँ से दूर रखना होगा। इस वक्त गार्ड पोस्ट में काफी सारे लोग हैं। बाकी के सभी लोगों से भी कहना शुरू कर देता है तुम सभी लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस फैमिली के बहुत ही महान डिसाइपल्स यहाँ पर है, ये लोग कैम्सिस फैमिली के डिसाइपल्स है, ये लोग हमारी जान बचाएंगे, ये हमारे साथ हैं। सभी लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जल्दी से उनके सामने झुकते हुए कहते हैं यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारी जान बचाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग आपके इस एहसान को कभी भी नहीं भूलेंगे। तो मोटू भी इस बात से काफी हैरान होता है कि अब मैं क्या करूँ। तो वहाँ पर कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं, वो जल्दी से भागते हुए आते हैं और उनकी टांगे पकड़कर रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं प्लीज हमारी जान बचा लो, हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो सिटी लॉर्ड और उसके साथ मोटू वो दोनों बेचारे कहते हैं कि अब हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पर रुका इन लोगों की मदद करें, लेकिन हमारा मिशन तो ये नहीं है, हमारा मिशन यंग मास्टर चू की हिफाजत करना है। शुंजी उन लोगों को वहीं पर छोड़कर जल्दी से छत के ऊपर चला जाता है, जंप करते हुए बाहर जाता है और कहता है तुम लोग यहीं पर रुको और इस जगह को गार्ड करो, गाँव वालों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं लॉरेन को अकेले ही बचा लाऊंगा। पॉइजन जैन भी उन लोगों से कहते हैं तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं मास्टर के साथ जा रहा हूँ, और वो भी जल्दी से जंप करते हुए बाहर चला जाता है। जबकि सिटी लॉर्ड और मोटू वो दोनों यहीं पर रह जाते हैं और कहते हैं अब हम लोग क्या करें, इन दोनों ने तो हमें यहीं पर छोड़ दिया। शुंजी भागता हुआ जा रहा था, पॉइजन जैन उसके पास आते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि रास्ते के ऊपर हर तरफ मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कौन से रास्ते से यहाँ से जाने वाले हैं, मॉन्स्टर्स की वजह से के रास्ते में एक बहुत ही गहरी खाई बन गई है। हमारा शुंजी से कहता है हम लोग सीधे रास्ते से जाएंगे जो कि शॉर्टकट है, अगर यहाँ पर रास्ता नहीं है तो हम लोग यहाँ से रास्ता बना लेंगे। और वो लोग भागते हुए आगे की तरफ बढ़े होते हैं। रास्ते में बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, इस बीस्ट टाइड में हर किस्म के मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे होते हैं। पहले उनके सामने कुछ कौवे निकलते हैं, वो उनके पास अटैक करते हैं, फिर वहाँ से कुछ सांप निकलते हैं, कुछ गिलहरियां, और इसी तरह के सारे मॉन्स्टर्स होते हैं वो बार बार उनके पास अटैक करते हैं। इन सारे मॉन्स्टर से बचते बचाते उस क्लिफ तक पहुंच जाते हैं जहाँ से सामने का रास्ता काट ऑफ हो चुका है। वो लोग क्लिफ के ऊपर खड़े होते हैं और कहते हैं अब हम लोग क्या करें, लगता है कि हमें नीचे जाकर फिर आगे बढ़ना होगा। अभी हम लोग यहाँ से दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन वो रास्ता काफी ज्यादा लंबा होने वाला है। जैन से कहते हैं लेकिन मास्टर हम लोग यहाँ से तो नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ की गहराई काफी ज्यादा है, हम लोग नीचे गिरकर अपनी टांग वगैरह भी तोड़वा सकते हैं। ये कहता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा। इसी वक्त उन्हें पीछे से आवाज आती है, पीछे से काफी सारे सुअर वहाँ पर भागते हुए आते हैं, वो सभी लोग इन्हीं की तरफ आगे बढ़े होते हैं। हमारा शुंजी कहता है जैन मुझे लगता है कि आपको बीस्ट को कंट्रोल करने की आर्ट आती है, क्या आप यहाँ पर इन
पिग्स को कंट्रोल कर सकते हो, हम इनके ऊपर बैठकर यहाँ से लैंडिंग कर सकते हैं। वो सुअर वहाँ पर उनके करीब पहुँचते हैं। ये लोग जंप करते हुए एक एक सुअर के ऊपर चढ़ जाते हैं और जल्दी से जंप करते हुए उनके ऊपर बैठकर नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि किसी भी स्पिरिचुअल बीस्ट को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके लिए ज्यादा होनी चाहिए अगर आप किसी बीस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये लोग क्लिफ के ऊपर से एक सुअर के ऊपर बैठकर नीचे की तरफ जंप लगाते हैं। दोनों यहाँ पर जंप लगाते हैं। शुंजी तो बड़े आराम के साथ वहाँ से नीचे की तरफ उतर आता है, जबकि पॉइजन जैन भी वहाँ से लुढ़कते हुए नीचे उतर आते हैं और कहते हैं, मास्टर आपने तो काफी तेजी के साथ इसको सीख लिया, अब तो आप बीस्ट को कंट्रोल करना भी जानते हैं। शुंजी कहता है, जबकि हम लोग नीचे उतर आए, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और वो बड़ी स्पीड से भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़े होते हैं, वहीं पर ग्राउंड के अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है और उनके ऊपर अटैक करता है। इस बड़े से मॉन्स्टर का नाम हमर ड्रैगन होता है, जो कि अर्थ के अंदर रहता है, जो कि मिट्टी के अंदर से बाहर निकलता है, बिल्कुल एक आर्माडिलो की तरह। शुंजी कहता है, तो अब मुझे पता चला कि यहाँ पर ये खाई क्यों बनी है। ये सारी की सारी लैंडस्लाइड इसी मॉन्स्टर की वजह से हुई है। इसने यहाँ पर ग्राउंड के अंदर छेद किया होगा। शुंजी कहता है, वैसे तो ये हमर ड्रैगन्स बहुत ज्यादा जेंटल क्रीचर्स होते हैं, किसी के ऊपर भी अटैक नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन अब जबकि यहाँ पर बीस्ट टाइड है, तो लगता है कि इनके ऊपर भी इसका असर हुआ है, जिसकी वजह से ये बेजर्क हो गए हैं। लगता है कि इसको मारकर ही आगे बढ़ा जा सकता है, वरना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। वो अपनी तलवार निकालता और कहता है, चलो इसके ऊपर पहले अटैक करते हैं। कि वो हमर ड्रैगन भी अपनी पूंछ के साथ जुंजी के ऊपर अटैक करता है। जुंजी कहता है, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जुंजी कहता है, वैसे तो हमर ड्रैगन की बॉडी के ऊपर बहुत ही पावरफुल स्केल्स होती हैं, जो कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आप अपनी तलवार से इसको काट नहीं सकते। लेकिन एक हमर ड्रैगन की एक बहुत बड़ी वीकनेस भी होती है। जल्दी से जंप करते हुए इसकी साइड पर चला जाता है और कहता है, इसकी गर्दन के साथ ही कान के नीचे बहुत ही नरम जगह होती है, वहाँ पर अगर तुम इसके शेल को तोड़ देते हो तो बड़ी आसानी के साथ तुम अपनी तलवार को इसकी बॉडी के अंदर दंसा सकते हो और तुम इसको मार सकते हो। तुम्हारा जुंजी अपनी तलवार के साथ उसके गर्दन और उसकी कान के पास अटैक करता है और उसके शेल्स को तोड़ देता है, फिर अपनी तलवार को उसकी गर्दन के अंदर दंसा देता है। वो अपनी तलवार को उसकी गर्दन के अंदर दंसाता है तो वो हमर ड्रैगन वहीं पर मर जाता है। जुंजी ने यहाँ पर एक हमर ड्रैगन को मार दिया और कहता है, मास्टर जैन हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। मैंने इस हमर ड्रैगन को मार दिया, कोई भी नहीं बचा। जैसे वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, उसी वक्त ग्राउंड के नीचे से और भी हमर ड्रैगन निकलना शुरू हो जाते हैं। जुंजी वहाँ पर अटैक की वजह से पीछे की तरफ जाकर दीवार से पटकता है। जब हमर ड्रैगन निकलते हैं तो काफी प्रेशर निकलता है, तो वहाँ से बहुत सारे हमर ड्रैगन निकल आते हैं, कोई एक दो नहीं बल्कि काफी सारे होते हैं। जुंजी कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, इतने सारों को मारने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे एक हमर ड्रैगन आगे बढ़कर जुंजी पर अटैक करता है, जबकि पॉइजन जैन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं और उसे कहते हैं, मास्टर इन सभी को मेरे पर छोड़ दो, तुम आगे बढ़ जाओ, जाकर लोरेन को बचाओ। जुंजी कहता है, चलो फिर ठीक है, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। हमारा जुंजी बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे चला जाता है। रास्ते में काफी सारे और टाइप के मॉन्स्टर्स होते हैं जो हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कि हमारा जुंजी अपनी तलवार को घुमाते हुए सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जाता है। जुंजी कहता है, क्या तुम सभी लोगों को लगता है कि तुम लोग इस तरह मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आओगे तो तुम मुझे हरा सकते हो। यहीं पर रास्ते में उसके सामने कुछ बुल मॉन्स्टर्स भी आते हैं। बुल मॉन्स्टर्स होते हैं यहाँ पर जो आम गाय होती है। जुंजी कहता है, यहाँ पर जो आम गाय थी वो सारी की सारी भी मॉन्स्टर्स बन चुकी है। तो मतलब ये है कि वहाँ पर नीचे जो गाँव के लोग होंगे उन सभी के ऊपर मॉन्स्टर्स ने अटैक किया होगा। ये सारी की सारी गाय तो वहाँ पर गाँव से ही आई है और वो जल्दी से भागता हुआ उन गांव के पास से भी आगे गुजर जाता है और सीधा उस गांव के पास पहुंचता है। यानी कि वो क्लिफ के ऊपर से खड़ा होकर देखता है लॉकी विलेज को, तो पूरे का पूरा लॉकी विलेज आग में जल रहा होता है। हमारा जुंजी कहता है, क्योंकि वो रिंग अभी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है तो मैं उस रिंग को रिकास्ट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो उस रिंग के साथ एक शील्ड बना सकता हूँ ताकि वो फायर से बच सके। जुंजी अपनी रिंग को एक्टिवेट करता है और इस रिंग के साथ लोरेन की लोकेशन को देख लेता है कि वो कहाँ पर है। जुंजी कहता है, लगता है कि मैं अभी लेट नहीं हुआ, मुझे पता है कि लोरेन कहाँ पर है। लोरेन इस वक्त विलेज के अंदर नहीं है बल्कि उसे किसी और जगह के ऊपर रखा गया है। जुंजी कहता है, मुझे लगता है कि जो भी दुश्मन जहाँ पर है वो लोरेन को बेट के तौर पर यूज करने वाला है। वो उसे चारा बनाकर मुझे वहाँ पर ले जाना चाहता है ताकि वो वहाँ पर आसानी से मुझे मार सके। जुंजी कहता है, लेकिन जो भी हो मुझे लोरेन को बचाने के लिए जाना पड़ेगा और वो आगे की तरफ बढ़ता है और उस फायर के अंदर चला जाता है। जुंजी कहता है, इन लोगों का प्लान तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। इन लोगों ने यहाँ पर एक बीस्ट टाइड को क्रिएट किया ताकि क्योस मच जाए। यहाँ पर बहुत सारे लोग मरेंगे, अगर उनमें से एक मैं भी मारा जाऊंगा तो सभी लोगों को यही लगेगा कि बीस्ट टाइड में मॉन्स्टर्स के हाथों से मैं मारा गया। ये प्लान बहुत ज्यादा परफेक्ट था, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इनका प्लान यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। जुंजी अपनी तलवार निकाल लेता है और वहीं पर उसके इर्द गिर्द बहुत सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स भी आ जाती हैं जो कि उसे मारने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 47 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस रूप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 48 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी लोरेन को बचाने के लिए इस विलेज की तरफ जाता है। वो लॉकी विलेज की तरफ जाता है तो वहाँ पर पूरे के पूरे विलेज को आग लगी होती है। तो जुंजी ने जो रिंग लोरेन को दी थी वो रिंग अभी भी इसकी रिंग के साथ कनेक्टेड होती है। हमारा जुंजी उसकी लोकेशन को चेक करता है और कहता है, शुक्र है कि वो गाँव में नहीं है, लगता है कोई उसको चारा बनाकर यहाँ पर मुझे पकड़ना चाहता है। उसने जानबूझकर यहाँ पर सारे के सारे बीस्ट को बेजर किया है ताकि यहाँ पर जैसे ही लगे कि मैं इन सारे बीस्ट के दरमियान में मारा गया। जुंजी अपनी तलवार निकाल लेता है और वहाँ
पर उसके इर्द गिर्द काफी सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स होते हैं, वो उसको घेर कर खड़े होते हैं, वो उसको मारने वाले होते हैं। जुंजी कहता है इस बंदे का प्लान तो काफी ज्यादा अच्छा था, यहाँ पर मुझे मॉन्स्टर्स क्या तो मरवाने का, लेकिन असल में इसका प्लान फेल होने वाला है। तो यहीं पे नेक्स्ट सीन हमें एक टेंपल का दिखाया जाता है। तो इस टेंपल के इर्द गिर्द भी आग लगी होती है, जबकि लॉरेन उस टेंपल के अंदर पड़ी होती है और लॉरेन के हाथ बंधे होते हैं और उसके मुंह के अंदर कपड़ा दिया गया होता है ताकि वो चिल्लाकर किसी को बुला ना सके। वो भी सोच रही होती है ये कौन सी जगह, मैं यहाँ पर कैसे आई, लगता है किसी ने मुझे किडनैप कर लिया है। मैंने सिर्फ चौकों के चिल्लाने की आवाज सुनी थी, कोई कह रहा था कि बीस्ट टाइड है, मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है, लेकिन फिर मैं बेहोश हो गई थी। मेरे पूरे विलेज के अंदर आग लगी, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे विलेज को आग कैसे लगी, क्या मैं भी यहाँ पर मरने वाली हूँ। तो उसी वक्त एक वुल्फ मॉन्स्टर आगे बढ़ता है, लॉरेन के पास अपना मुंह करता है, जबकि दूसरा जो उसका मास्टर होता है वो उसे कहता है रुको यहाँ पर, इस लड़की को अभी नहीं खा सकते, पहले हमें उस लड़के को मारना है, उसके बाद जो लड़की तुम्हारी है तुम इसको खा सकते हो। लॉरेन भी उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत सा घबरा जाती है। तो वो यंग मास्टर भी वहीं पर होता है, वो उसे कहता है हमारा मेहमान यहाँ पर आ चुका है, तो उम्मीद से ज्यादा जल्दी यहाँ पर पहुँच आया, मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी ये मॉन्स्टर्स को पार करते हुए यहाँ पर पहुँच जाएगा, क्योंकि वो लड़का यहाँ पर पहुँच चुका है। तो फिर ठीक है, उसे एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट देना होगा। जुंजी उस टेंपल के बाहर पहुँचता है और उसे कहता है बहुत ज्यादा केयरलेस था, मैंने इस बात का ध्यान नहीं रखा और मैंने लॉरेन को भी सब में शामिल कर लिया, लॉरेन से मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए था, ये सारी की सारी मेरी गलती है। जुंजी जल्दी से भागता हुआ दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। वो अंदर आता है तो वहाँ पर लॉरेन होती है, जल्दी से भागता हुआ लॉरेन के पास जाता है, उसके मुंह के अंदर से रुई को निकालता है और उसे कहता है लॉरेन क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। लॉरेन चिल्लाकर उसे कहती है ब्रदर जल्दी से यहाँ से भागो, एक जाल है। उसके पीछे जो बड़ा सा वुल्फ होता है वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है, हमारे जुंजी को बाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा जुंजी उसके अटैक को अवॉइड करते हुए अपनी तलवार के साथ उसको वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है, लेकिन ये वाला वुल्फ बाकी के सारे वुल्फ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके अटैक की वजह से हमारा जुंजी काफी दूर तक लुढ़कता हुआ जाता है। जुंजी कहता है तुम तो काफी टफ हो, जबकि वो वुल्फ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जुंजी कहता है 3 आंख वाले स्पिरिट वुल्फ तो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। हमारा जुंजी अपनी तलवार उसके सामने करता है, फिर साथ ही ये दोनों यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट करते हैं। जुंजी उस वुल्फ से फाइट कर रहा था, जबकि वुल्फ उसके ऊपर बार बार अटैक करता है। हमारा जुंजी कहता है तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, आज पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास कितनी स्ट्रेंथ है। पर उसे थोड़ी देर फाइट करने के बाद जुंजी कहता है चलो ठीक है अब मैंने देख लिया है, और साथ ही अपनी तलवार को घुमाते हुए उस वुल्फ को मार देता है। तो जुंजी ने उस बड़े से वुल्फ को मार दिया है। उस बड़े वुल्फ को मारने के बाद हमारा जुंजी साइड के ऊपर देखता है और कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर छुपे रहना चाहते हो, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे पता है कि तुम कहाँ पर हो। मास्टर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर मेरे गायब होने की शक्ति के बाद भी मुझे यहाँ पर देख लिया, हालांकि मैंने यहाँ पर अपने आप को गायब किया हुआ है। ये लड़का तो स्पिरिट गैदरिंग के 4th लेवल पर है, लेकिन फिर भी इस लड़के ने यहाँ पर मुझे देख लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। इस लड़के के पास तो कुछ भी स्पेशल नहीं है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक तलवार है जो कि थोड़ी बहुत स्पेशल लग रही है, लेकिन उसका ग्रेड बहुत ज्यादा लो है। और ऊपर से इस लड़के की बॉडी के अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वो ऑरा किसी भी ऐसे नॉर्मल इंसान का बिल्कुल भी नहीं हो सकता जो कि स्पिरिट गैदरिंग राम के 3rd लेवल पर हो। बॉडी के अंदर से किंग लेवल का ऑरा निकल रहा है। जंग मास्टर जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतर आता है और लॉरेन को आकर पकड़ लेता है, उसके गले के ऊपर नाइफ रखते हुए कहता है मुझसे दूर रहो वरना मैं इस लड़की को मार डालूंगा। जबकि जुंजी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है, वो उसे कहता है अब यहाँ पर तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो तो फिर ठीक है चुपचाप वहीं पर खड़े रहो, अपनी तलवार को फेंक दो। हमारा जुंजी मुस्कुराते हुए उसे कहता है तुम तो यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो, मुझे तो लगा था कि टाई क्लैन के मेंबर्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, अगर तुम मुझे मारने के लिए आए हो तो फिर तुम यहाँ पर एक 2 साल की 10 साल की लड़की के पीछे क्यों छुपे हुए हो। जबकि वो असैसिन उसे कहता है तुम यहाँ पर मुझे इस तरह की बातें करके गुस्सा नहीं दिला सकते, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तो जल्दी से अपनी तलवार को फेंक दो कि अगर तुमने यहाँ पर मेरे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं इस लड़की का गला काट दूंगा और जो लड़की यहीं पर मर जाएगी तुम इसको बचा भी नहीं पाओगे। तुम्हारा जुंजी जल्दी से अपनी तलवार को फेंक देता और कहता है तो ठीक है अब मैंने तलवार को फेंक दिया है, चलो उस लड़की को छोड़ दो। असैसिन आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है चलो ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, और वो पीछे की तरफ बढ़ रहा है, वो दरवाजे के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो जो इस लड़की को बचाने के लिए। फिर साथ ही वो असैसिन लॉरेन को आगे की तरफ धक्का दे देता है, उसको आगे की तरफ धक्का देता है तो जुंजी उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। इसी के साथ ही वो असैसिन अपने पास से कुछ ब्लेड्स निकालता है और उन ब्लेड्स को उसकी तरफ फेंक देता है। जुंजी लॉरेन को कवर करते हुए अपनी पेट को उसकी तरफ गा लेता है, जबकि साथ ही अपने हाथ में उसके पास एक स्पिरिट स्टोन होता है, वो स्पिरिट स्टोन को असैसिन की तरफ फेंक देता है। वो स्पिरिट स्टोन सीधा जाकर उसकी चेस्ट के ऊपर लगता है, इसकी वजह से वो असैसिन बाहर की तरफ गिर जाता है और इसी के साथ ही वहाँ पर उस टेंपल के अंदर एक जबरदस्त धमाका होता है जिसके साथ वो पूरा टेंपल ही उड़ जाता है। असैसिन इस धमाके से बच जाता है क्योंकि वो बाहर गिरा था। वो बाहर गिरने के बाद कहता है इस लड़के ने वक्त के ऊपर मेरे ऊपर एक स्पिरिट स्टोन से अटैक किया, स्पिरिट स्टोन की वजह से लगता है कि मेरी स्टर्नम की हड्डी टूट गई है। हालांकि मैंने यहाँ पर काफी हाई प्राइस चुकाई है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर इस मिशन को पूरा कर दिया। टाई क्लैन के इस मिशन को मैंने पूरा किया है, मैंने इस लड़के को मार दिया। यहीं से नेक्स्ट सीन हमें दूसरी तरफ का भी दिखाते हैं, उस गार्ड पोस्ट का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर मॉन्स्टर्स अभी अटैक कर रहे होते हैं, सभी गार्ड्स और गाँव वाले अंदर आकर छुपे होते हैं। जहाँ पर हमारे मोटू फेंग चैंग को भी दिखाते हैं जो कि एक बड़े से बोर मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है तो ये अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके दोनों सिंगों से पकड़कर उसको वहाँ
वहाँ पर ब्लॉक कर रहा होता है। मोटू कहता है ये सारे मॉन्स्टर्स ये स्पिरिट गैदरिंग ग्राम में है, लेकिन फिर भी अब जहाँ पर क्योंकि बीस्ट टाइड है इसी वजह से ये सारे बेसर्क हो चुके हैं और इनकी पावर यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। चलिए अभी यहाँ पर इसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स पहले मर चुके हैं। ये गार्ड्स इन जैसे मॉन्स्टर्स को नहीं रोक सकते। मोटू उसको ब्लॉक कर रहा था और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता और कहता है ये तो सिर्फ और सिर्फ एक वाइल्ड बोर है, इसे क्या लगता है ये मुझे दबा सकता है। तो जैसे ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है उसकी आंखें चमकती हैं और इसी के साथ ही मोटू वहाँ पर एक बड़ा सा बियर मॉन्स्टर बन जाता है। बियर मॉन्स्टर बनने के बाद वो अपने दोनों हाथों में, क्योंकि उसने बोर के सींगों को पकड़ा होता है, वो उसके सींगों को उखाड़ देता है और उसके सींगों को उखाड़ने के बाद उसके सींग को उसके सर में दंसाकर उसको मार देता है। मास्टर गू भी वहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं, यानी सिटी लॉर्ड वहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। वो मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं और कहते हैं पता नहीं ये कहाँ से निकल कर आ रहे हैं और ये सारे के सारे हमारे तरफ क्यों आ रहे हैं। इनके अंदर और भी तो बहुत सारी जगह है, फिर ये सारे गार्ड पोस्ट की तरफ क्यों आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद सिटी लॉर्ड और बाकी के सभी गार्ड्स वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और थक कर बैठे होते हैं। लॉर्ड कहते हैं मैं तो एक सिटी लॉर्ड हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पर फ्रंट लाइन के ऊपर आकर मॉन्स्टर्स का मुकाबला करूंगा, मैं एक सोल्जर नहीं हूँ। मास्टर गू अपनी स्वर्ड की तरफ देखते हैं तो उनकी स्वर्ड भी टूट चुकी होती है। उसी के साथ उन्हें पीछे से एक मोटू की आवाज आती है। मोटू से कहता है कि इन मॉन्स्टर्स ने अटैक करना बंद कर दिया है, इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने इस बीस्ट टाइड को सर्वाइव कर लिया है। तो मास्टर गू यानी सिटी लॉर्ड जैसे पीछे की तरफ देखते हैं तो वो बहुत सा घबरा जाते हैं और कहते हैं जहाँ पर तो एक और मॉन्स्टर है और ये तो इंसानों की तरह खड़ा है। मोटू आगे बढ़ता है और कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे पहचान नहीं पाओगे, जबकि तुमने तो कहा था कि तुम अर्थ स्पिरिट ड्राम के एक एक्सपर्ट हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर मुझे पहचान ही नहीं पाए। तो उसी वक्त उन्हें धमाके की आवाज आती है जो कि उस टेंपल में हुआ था। तो कहते हैं ये आवाज कहाँ से आई है। वो लोग भागते हुए बाहर निकलते हैं और सामने की तरफ देखते हैं और कहते हैं लगता है कि लॉकी विलेज में कोई धमाका हुआ है, वहाँ पर पूरे गाँव को आग लगी हुई है, हमें वहाँ पर जाना चाहिए। हम यंग मास्टर चू वहीं पर है और हम दोनों की जिम्मेदारी यही है कि हमें जाकर उसको बचाना है। तो बड़ी स्पीड से भागते हुए लॉकी विलेज की तरफ जाना स्टार्ट करता है, जबकि मास्टर गूज के ऊपर बैठे होते हैं। सिटी लॉर्ड कहते हैं मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर धोखा दिया गया है, किसी ने हमें यहाँ पर अलग करने के लिए सब कुछ किया होगा। तो उसे कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बीस्ट टाइड आई थी वो किसी ने जानबूझकर क्रिएट की थी ताकि वो सारे मॉन्स्टर्स सिटी पोस्ट की तरफ आगे बढ़े, हम लोग वहाँ पर अलग हो जाए। वो मास्टर जू वहाँ पर उस लड़की लोरेन को बचाने के लिए जाएगा तो वो लोग उसे मार सकते हैं। तो कहता है तो फिर हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना होगा क्योंकि मास्टर जू वहाँ पर रीइंफोर्समेंट्स का इंतजार कर रहे होंगे। मोटो सिटी लॉर्ड से कहता है जरा मेरे बालों को कसकर पकड़ना, मैं और भी स्पीड से भागने वाला हूँ। उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं। रास्ते में भागते हुए सिटी लॉर्ड से कहते हैं मुझे यहाँ पर काफी सारे मरे हुए हमर ड्रैगन दिखाई दे रहे हैं, चलो जल्दी से इस तरफ मुड़ो, मुझे देखने दो यहाँ पर इनको किसने मारा है। भागते हुए जैसे वहाँ पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर पॉइजन की स्मेल आ रही होती है। सिटी लॉर्ड कहते हैं यहाँ पर तो पॉइजन की स्मेल आ रही है, लेकिन मास्टर जैन यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, पता नहीं पॉइजन जैन कहाँ पर है। तो वहीं पर दूसरी तरफ ढूंढ रहा होता है और उसे पता चलता है कि वो एक हमर ड्रैगन के नीचे आया है। वो उसे कहता है सिटी लॉर्ड जल्दी से यहाँ पर आओ, तुम्हारा दोस्त यहाँ पर इस बड़े से ड्रैगन की बॉडी के नीचे है। नेक्स्ट सीन में फिर से उसी जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर वो सैसिन खड़ा होता है। सैसिन को लगता है कि उसने जुंजी को मार दिया, वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है, कहता है मुझे वापस जाकर रिपोर्ट करना होगा कि मैंने अपने मिशन को पूरा कर दिया है। साथ ही वो फिर से पीछे की तरफ मुड़ता है, कहता है मैं तो इस बारे में भूल गया था, जबकि वो लड़का मर गया है तो फिर उसकी तलवार मेरी हो सकती है, चलो जाके उसकी तलवार को उठाते हैं। सैसिन जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ता है, उसके सामने वो तलवार पड़ी होती है। वो कहता है मुझे उसकी स्टोरेज रिंग नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन ये वाली तलवार काफी ज्यादा स्पेशल है, मुझे ये वाली तलवार चाहिए क्योंकि ये एक स्पेशल ट्रेजर है। लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उस तलवार को उठाने लगता है उसी वक्त वो तलवार उड़ती हुई अपने मास्टर के पास चली जाती है। वो लड़का पीछे की तरफ गिर जाता है और कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है। सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने झुंझी खड़ा होता है और झुंझी की बॉडी के ऊपर से कपड़े फट चुके होते हैं, यानी जल चुके होते हैं और उसकी कमर के ऊपर फिनिक्स का निशान होता है। क्योंकि हमारे झुंझी के पास फिनिक्स की पावर है, इसका मतलब ये है कि वो फायर को यूज कर सकता है और फायर उसको जला नहीं सकती। देखने के बाद वो सैसिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतनी ज्यादा इंटेंस हीट के अंदर भी मरा कैसे नहीं। अगर कोई आम इंसान होता है या फिर कोई स्पिरिट गैदरिंग ग्राम का एक्सपर्ट होता तो वो भी यहाँ पर इतनी पावरफुल फायर में जलकर हाक हो जाता। साथ ही वो कहता मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। साथ ही उसे याद आता है कि वो यहाँ पर फिर से उन मॉन्स्टर्स को यूज कर सकता है। वो अपनी जेब के अंदर हाथ डालता है और कहता है मेरा पिकालो कहाँ पर गया। उसके पास उसका पिकालो नहीं होता। हमारा झुंझी से कहता है क्या तुम इस चीज को ढूंढ रहे हो, तुम्हारे झुंझी ने उसके पिकालो को निकाल लिया होता है। तो कहता है मुझे पता है कि तुम इस चीज को यूज करते हुए यहाँ पर बीस्ट टाइड ला सकते हो, इन सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अब जबकि ये चीज मेरे पास है तो तुम यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो वो सैसिन आगे हंसना शुरू कर देता है, कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये पिकालो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें मॉन्स्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये किसी के भी हाथ में क्यों ना हो, मैं फिर भी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। साथ ही वो कहता है सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ जाओ और इस लड़के को मार डालो, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वो भी इस बात से काफी हैरान होता है। हमारे झुंझी से कहता है क्या लगा था कि मैं कोई बेवकूफ इंसान हूँ, मुझे पता है कि पिकालो को कैसे एक्टिवेट करते हैं। वो अपनी स्पिरिट एनर्जी के साथ उसको एक्टिवेट कर लेता है, यानी क्या वो सारे मॉन्स्टर्स हमारी झुंझी की बात मानेंगे। ये देखने के बाद वो सैसिन को पता चल जाता है कि अब वो जीत नहीं सकता, वो हार चुका है। वो जल्दी से भागना शुरू करता है और कहता है मुझे यहाँ से भाग नहीं होगा। हमारा झुंझी भी से कहता है जैसे तुमने यहाँ पर मारने का ऑर्डर दिया उसी वक्त इस पिकालो को कंट्रोल कर लिया, इसका मतलब ये है कि इस पिकालो को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, सारे मॉन्स्टर्स तुम्हें मारेंगे, इसलिए अब यहाँ पर भागना बंद कर दो क्योंकि तुम यहाँ से भागकर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। यहाँ पर हमारी एपिसोड 48 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड
एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जुंजी इसको छोड़ देगा या फिर ये असैसिन मारा जाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 49 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था असैसिन को लगता है कि वो अब यहाँ पर नहीं बच पाएगा। वो डर कर भागना शुरू कर देता है और वहाँ पर काफी सारे बीस्ट होते हैं जो कि जुंजी कंट्रोल कर रहा होता है। सारे बीस्ट आगे बढ़ते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं और वो असैसिन अभी भी वहाँ पर भाग रहा होता है, जबकि हमारा जुंजी अपने पास स्पिरिट अटैक करता है जिसकी वजह से वो उसकी टांग की जख्मी हो जाती है और वो लड़का वहीं पर नीचे गिर जाता है। हमारा जुंजी आगे बढ़ता है और जाकर उसके सर के ऊपर अपना पाँव रखता है और उसे कहता है तुम लोग बहुत बड़े कमीने हो। सिर्फ एक इंसान को मारने के लिए तुमने यहाँ पर बीस्ट टाइड को जनरेट किया जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे इनोसेंट लोग भी मारे गए हैं। तुम्हें इस बारे में जरा भी नहीं सोचा था कि अगर यहाँ पर तुम ये सब कुछ कर रहे हो तो तुम भी यहाँ पर मारे जा सकते हो। जुंजी उसे कहता है तो अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम यहाँ पर किसी और तरीके से मरना चाहते हो। अगर तुम यहाँ पर मेरे सामने माफी की भीख मांगोगे आज मैं यहाँ पर तुम्हें किसी और तरीके से मारूं, नहीं तो मैं यहाँ पर तुम्हें बीस्ट के हाथों से मरवाने वाला हूँ। क्योंकि वो असैसिन उसे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें पहले ही एक बार हरा चुका हूँ, अब मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन, क्योंकि तुम एक नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो। जुंजी उसे कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ, तुम इस बारे में जानकर करोगे भी क्या, क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम यहाँ पर मरने वाले हो। सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो सारे उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं कि वो लड़का बेचारा वहाँ पर अकेला रह जाता है। पीछे दीवार होती है और वो कहता है मुझसे दूर रहो। जुंजी से कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने यहाँ पर तुम्हें जानने में गलती कर दी, मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो, मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे यहाँ से जाने दो। चिल्ला चिल्ला कर वह जुंजी से कह रहा होता है प्लीज तुम्हें जाने दो, इन सभी को रोक लो। जुंजी उसे कहता है नहीं अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। उसी वक्त एक एरो उड़ता हुआ हमारे जुंजी की तरफ आगे बढ़ता है। हमारा जुंजी उस एरो को वहीं पर पकड़ लेता है। एरो के साथ वहाँ पर एक नोट भी होता है। जुंजी उस नोट को उतारता है और उसको पढ़ता है और कहता है तुम्हारे टाई क्लैन का मकसद क्या है, तुम लोग क्या चाहते हो। तो वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि टाई क्लैन की रिप्रेजेंटेटिव होती है। वो उसे कहती है हमने किसी से पैसे लिए थे और पैसे लेने के बाद हमें अपने मिशन को पूरा करना होता है, हम लोग हमेशा इसी तरह करते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर जानबूझकर तुम्हें टारगेट नहीं किया। नहीं पता था कि तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हो, अब जबकि मैं पता चल चुका है तो मैं यहाँ पर मेरे साथ अपने टाई क्लैन की तरफ से पीस मुआहदा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के दरमियान में एक समझौता हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हमेशा अपना बदला लेने के लिए पूरे के पूरे क्लैंस को बर्बाद कर देते हैं। हमारा जुंजी उस पेपर को वहीं पर फेंक देता है और कहता है नहीं मुझे तुम्हारे जैसे एक सेक्टर जो कि बहुत ज्यादा लो ग्रेड का सेक्टर है उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ कोई समझौता नहीं करना। कि उसी वक्त एक बड़ा सा पंछी उड़ता हुआ वहाँ पर आता है और उस लड़की को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। साथ ही वो लड़की हमारे जुंजी से कहती है प्लीज मैं जहाँ पर अपने भाई की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिशन को पूरा करने के लिए आए थे, इसके अलावा हमारी तुमसे पर्सनल कोई भी दुश्मनी नहीं है। फिर साथ ही टाई क्लैन की रिप्रेजेंटेटिव उसे कहती है अगर कभी तुम्हारी सोच बदल जाए और तुम टाई क्लैन के साथ समझौता करना चाहो तो मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ, अगर तुम सिटी बजा देना जो मैंने तुम्हें दी है। और वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है। जुंजी भागता हुआ फिर से वहाँ पर टेंपल के अंदर जाता है। उसने एक शील्ड क्रिएट की होती है जिस शील्ड के अंदर उसने लोरेन को कवर किया होता है। वो लोरेन को जगाता है और उसे कहता है लोरेन उठ जाओ। उसे कहता है सॉरी मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम इस मुश्किल में पड़ गई हो। हमारे जुंजी को क्योंकि काफी ज्यादा चोटें लगी होती है जिसकी वजह से वो वहीं पर नीचे गिरने लगता है। वो कहता है नहीं मैं यहाँ पर गिर नहीं सकता, मुझे इसे यहाँ से लेकर निकलना होगा। वो लोरेन को उठाकर वहाँ से आगे की तरफ बढ़ता है और जैसे वो वहाँ से बाहर निकल रहा होता है उसी वक्त उसे सामने से आवाज आती है कि कोई आ रहा है। वो अपनी तलवार को सामने करता है और कहता है क्या यहाँ पर फिर से कोई मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आ रहा है। जब वो लोग वहाँ पर उसके करीब पहुँचते हैं तो वो मोटू होता है और मोटू ने अपने ऊपर पॉइजन जैन और साथ में मास्टर गू को बिठाया होता है। दूर से चलाकर उसे कहते हैं मास्टर चू हम लोग यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। तो हमारा जुंजी कहता है शुक्र है ये लोग यहाँ पर आ गए और साथ ही हमारा जुंजी वहीं पर बेहोश हो जाता है। हमारा जुंजी वहाँ पर बेहोश होता है वो एक अलग स्पेस के अंदर चला जाता है। जुंजी कहता है ये क्या मैं कौन सी जगह पर हूँ, लगता है ये ड्रिफ्टिंग माउंटेन्स हैं। इन ड्रिफ्टिंग माउंटेन्स में हमारे जुंजी को वहाँ पर एक वाटर लिली दिखाई देता है। जुंजी कहता है ये तो एक वाटर लिली है। साथ ही हमारे जुंजी को होश आती है। वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने लोरेन बैठी होती है। वो उसके साथ ही बिस्तर के पास ही लेटी होती है। जुंजी कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोरेन बिल्कुल ठीक है, अगर ये मेरे पास बैठी तो इसका मतलब ये सही सलामत है। जुंजी उठकर बैठ जाता है और कहता है मेरी पूरी की पूरी बॉडी दर्द कर रही है। वहाँ पर लोरेन को होश आती है। वो जल्दी से जंप करते हुए उसके साथ चिपक जाती है और कहती है ब्रदर जो तुम फाइनली उठ गए, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और साथ ही वो उसके गले को वहाँ पर बहुत ही जोर से दबा रही होती है और उसे कहती है मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे लगा कि तुम दोबारा नहीं उठने वाले। जबकि हमारा जुंजी वहीं पर फिर से गिर जाता है। वो उसे कहती है प्लीज मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। वो उसे कहती है ब्रदर जल्दी से उठ जाओ। जुंजी उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं अभी होश में हूँ, अगर तुम मुझे इसी तरह जोर जोर से हिलाती रही तो मुझे लगता है कि मैं इसी तरह दर्द से मर जाऊंगा। उसे कहती है मैं तुम्हारे लिए पीने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। वो जल्दी से भागती और जाती है और उसके लिए चाय लेकर आती है। जुंजी से कहता है तो यहाँ पर इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही थी, क्या तुम्हें लगा कि मैं यहाँ पर दोबारा नहीं जागूंगा, क्या तुम्हें लगा कि मैं मर जाऊंगा। शर्माना शुरू कर देती है
और उसे कहती है हाँ मुझे ऐसा ही लगा, तुमने मेरी जान बचाई है। ऊपर से पिछले 2 दिन से तुम यहाँ पर कोमा थे, 2 दिन और 2 रात से तुमने बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला, तुम अपनी जगह से हिले भी नहीं। हमारा शुंजी उसे कहता है दोबारा इस तरह कभी परेशान मत होना, ये तुम्हारे एक छोटी सी इंजरी है, इसकी वजह से मैं मरने वाला तो नहीं हूँ। शुंजी के तीनों साथी भी जल्दी से अंदर आ जाती है। मोटू से कहता है शुंजी तो फाइनली तुम्हें होश आ ही गई, 2 दिन से तुम यहाँ पर कोमा में थे, इसकी वजह से हम सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, कहीं ऐसा ना कि तुम मारी जाओ। उन लोगों से कहता है शुक्र है कि तुम लोग बिल्कुल ठीक हो, तुम लोगों को परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, मेरी वजह से तुम लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए। सिटी लॉर्ड उसे कहती है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि हमारे मास्टर चू बिल्कुल ठीक हो गए, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जबकि मोटू यहाँ पर अपनी बात तो नहीं करता, वो कहता है अगर तुम यहाँ पर नहीं उठते तो मास्टर जैन तो बहुत ज्यादा बुखला गए थे, वो कह रहे थे कि वो उसे अगले जन्म में जाकर मिलेंगे, यानी कि वो भी यहाँ पर खुदकुशी कर लेंगे। मास्टर जैन तो यहाँ पर एक दादी अम्मा की तरह सारा दिन तुम्हारे बारे में बातें करते रहते थे। 2 दिन से मास्टर जैन ने हमें यहाँ पर तुम्हारी बातें कर करके बहुत ज्यादा पका दिया, जबकि मास्टर जैन उसकी बातें सुनकर गुस्सा हो रहे होते हैं। हमारा शुंजी मास्टर जैन के हाथ की तरफ देखता है, उसके हाथ के ऊपर चोट लगी होती है। हमारा शुंजी से कहता है मास्टर जैन तुम्हारा हाथ कैसा है? उसे कहते हैं मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुंजी कहता है वहाँ पर तुमने अकेले उन सारे हमर मॉन्स्टर्स का मुकाबला किया कि मैं वहाँ पर तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया था, यहाँ पर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, झुकने की जरूरत नहीं, जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ। और यहीं पर सिटी लॉर्ड को भी दिखाते हैं। सिटी लॉर्ड आगे बढ़ते हैं और लॉरेन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं यंग मास्टर चू तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर मरते मरते बचे हैं, और पिछले 2 दिन से वो कोमा में थे, पता नहीं वो उठते भी या नहीं उठते, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अब उसके एहसान का बदला चुकाना होगा। शुंजी गुस्से के साथ सिटी लॉर्ड से कहता है सिटी लॉर्ड तुम यहाँ पर इस बच्ची को डरा क्यों रहे हो? शुंजी उन लोगों से कहता है मुझे इतना याद है कि वहाँ पर मैं बेहोश होने वाला था, मैं आधे रास्ते में तुम्हें मिला था, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या था? मोटू से कहता है जब तक हम लोग तुम्हारे पास पहुँचे थे उस वक्त तक वो बीस्ट डाइट तो कम्प्लीटली खत्म हो चुकी थी, यानी तकरीबन खत्म होने के करीब ही थी। इस वक्त ब्लैक वाटर सिटी और इंपीरियल सिटी से रीइंफोर्समेंट सोल्जर्स यहाँ पर पहुँच आए थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आकर सब कुछ संभाल लिया। बहुत ज्यादा जख्मी थे, इसी वजह से गार्ड्स ने हमें यहाँ पर गार्ड पोस्ट में रहने की इजाजत दे दी, हम लोग तुम्हें जल्दी से गार्ड पोस्ट में लेकर आ गए, तुम कुछ दिनों तक यहीं पर रिकवर कर सकते हो, तुम्हारी रिकवरी के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम लोग इंपीरियल सिटी जाएंगे। हमारा शुंजी उन लोगों से कहता है मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा थकावट महसूस हो रही है, वो उसे कहते हैं ठीक है तुम रेस्ट करो, हम लोग बाहर जा रहे हैं, और वो सभी लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं कि लॉरेन अभी वहीं पर होती है। हमारा शुंजी से कहता है लॉरेन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? लॉरेन अंदर आती है और उसे कहती है प्लीज मुझे माफ करना अगर मैं तुम्हें यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही हूँ। साथ ही वो शुंजी से कहती है ब्रदर मेरी एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या तुम मेरी इस रिक्वेस्ट को पूरा कर सकते हो? लॉरेन उसे कहती है ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर मेरी जान बचा ली। साथ ही वो शर्मा भी रहती है और उसे कहती है प्लीज मुझे अपनी मेड बनने दो, मैं तुम्हारी मेड बनकर तुम्हारी बाकी की सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करूंगी, और अगर तुम चाहो तो मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी तुम्हारे नाम कर सकती हूँ। हमारा शुंजी इसकी बात सुनने के बाद उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है वाकई में एक पागल लड़की हो, सिटी लॉर्ड ने तुम्हारे साथ यहाँ पर जो कुछ भी कहा वो सब कुछ उन्होंने गुस्से में कहा, इसी वजह से तुम्हें उसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। लॉरेन उसे कहती है नहीं ये सब कुछ मैं अपनी मर्जी से कह रही हूँ, मैं तुम्हें कह रही हूँ ये सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है, अगर तुम वहाँ पर नहीं होते तो मैं तो मारी जाती, वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स मुझे मारकर खा चुके होते, तुमने मेरी जान बचाई है तो इसका मतलब यह है कि आज के बाद मेरी जिंदगी तुम्हारी है। उसे कहता है मैंने यहाँ पर वही किया जो मैं किसी और के लिए भी करता, तुम्हें यहाँ पर इसको एक एहसान समझने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी जान बचाई, बस इस बात को यहीं पर खत्म करो। तो लॉरेन पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उसे कहती है लगता है कि तुम्हें भी ऐसे ही लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इतनी क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी नौकरानी बन सकूँ, मेरे पास फैमिली नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, इसी वजह से तुम्हें भी मेरी जरूरत नहीं है, तो ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ। शुंजी से कहता है लॉरेन ऐसी बात नहीं है, तुम वाकई में मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, मैं तुम्हें अपने साथ इंपीरियल सिटी लेकर चलूंगा। ये बात सुनती है उसे कहती है क्या वाकई में क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? अगर तुम यहाँ पर मुझे अपने साथ रखोगे तो मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करूंगी, तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तुम्हारा शुंजी इसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक बुरा इंसान हूँ जो किसी बच्ची को यहाँ पर अपनी नौकरानी बनाकर रखेगा? ये बात सुनने के बाद लॉरेन वहाँ पर सोच रही होती है, वो कहती है इसकी बात का मतलब क्या है, ये मुझे अपने साथ भी रखना चाहता है लेकिन मुझे अपनी नौकरानी नहीं बनाना चाहता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे अपनी वाइफ बनाना चाहता है, ये मुझसे शादी करना चाहता है? साथ ही वो बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उसे कहती है तुम यहाँ पर मुझे पसंद करते हो तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ। साथ ही लॉरेन आगे बढ़ती है अपने होंठों को भींचते हुए उसके सामने करती है ताकि वो उसे किस कर सके, जबकि हमारा शुंजी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है लॉरेन तुम्हें हो क्या गया है, तुम तो बिल्कुल पागल हो। लॉरेन उसे कहती है तुम यहाँ पर हंस क्यों रहे हो, अब इस बात का क्या मतलब है, क्या तुमने यहाँ पर यही नहीं कहा, क्या तुम मेरे से शादी नहीं करने वाले? शुंजी उसके माथे के ऊपर प्रिक करता है और उसे कहता है नहीं यार मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था, मेरा तुम्हारे बारे में ये ख्याल नहीं है। लॉरेन उसे कहती है लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत समझ लिया, प्लीज मुझे माफ करना। तो नेक्स्ट सीन में हमारा शुंजी रूम के अंदर अकेला बैठा रिकवरेट कर रहा होता है। हमारा शुंजी वहाँ पर अपनी बॉडी को रिकवर कर रहा था, साथ में कल्टीवेट कर रहा था। शुंजी कहता है बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे पास फिनिक्स की ब्लड लाइन की पावर आ चुकी है, इसी वजह से अब फायर से मैं इम्यून हूँ, मेरे पर कुछ भी असर नहीं कर सकती। ऊपर से मैं इतनी जल्दी के साथ यहाँ पर उस फायर वाले एक्सप्लोजन से अपने आप को रिकवर कर पा रहा हूँ, ये सब कुछ भी इस फिनिक्स की ब्लड लाइन की पावर की वजह
से हो रहा है। हमारा जुंजी वहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर से फीनिक्स की पावर को एक्टिवेट करता है और कहता है मुझे लगता है कि फीनिक्स की पावर के साथ मेरी रिकवरी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, तो ना मैं यहाँ पर इसी फायर को यूज करते हुए अपनी रिकवरी को तेज करूँ। तो जुंजी अपनी पूरी बॉडी को वहाँ पर फायर के साथ कवर कर लेता है और कहता है अपने जख्मों को यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ हील कर सकता हूँ, जिसके साथ हम लोग जल्दी से इंपीरियल सिटी की तरफ निकल पाएंगे। जुंजी कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि फीनिक्स के ब्लड के पास इस तरह का फंक्शन भी है, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि मैं उस फायर से बच पाया हूँ। साथ ही हमारा जुंजी कहता है मेरे पास जो फीनिक्स की ब्लड लाइन की पावर है, मुझे लगता है कि मेरे पास जितनी पावर है, इस पावर के हिसाब से मैं उस फीनिक्स की पावर का 1000वां हिस्सा भी नहीं यूज कर पा रहा। इंपीरियल सिटी में पहुंचने के बाद मुझे इसका कोई और रास्ता निकालना होगा ताकि मैं अपनी पावर्स को बढ़ा सकूं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 49 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। स्वर्ड किंग की एपिसोड 50 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी अपने रूम में बैठा अपनी फीनिक्स की ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने जख्मों को हील करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो जल्दी से जल्दी अपने जख्मों को हील करके इंपीरियल सिटी की तरफ निकल सके। जुंजी वहाँ पर कुछ दिनों के लिए बैठता है, कुछ दिनों के बाद ही वो अपनी बॉडी को कम्प्लीटली हील कर लेता है। जुंजी कहता है ब्लड एसेंस की पावर तो काफी ज्यादा अच्छी है, इसकी मदद से मैंने बहुत जल्दी अपनी बॉडी को हील कर लिया है। मेटासाइकोसिस ह्यूमन एम्परर ने ये सारी की सारी स्पेशल टेक्निक्स अपने लिए बचा कर रखी हुई थी, इसीलिए तो ये मेटासाइकोसिस एम्परर की बुक के अंदर लिखा हुआ था। तो कुछ ही दिनों में कम्प्लीटली रिकवर हो चुका हूँ। साथ ही जुंजी कहता है नहीं, मैं कम्प्लीटली रिकवर नहीं हुआ, बल्कि मैं पहले से भी ज्यादा बेहतर कंडीशन में आ चुका हूँ। जबकि यहीं से बाहर का भी सीन दिखाते हैं। बाहर हमारी लोरेन बैठी होती है। लोरेन वहाँ पर चिड़ियों को देख रही होती है और साथ ही वो सोच रही होती है मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ, अभी तक मास्टर चू बाहर क्यों नहीं निकला। जुंजी अभी तक बाहर नहीं आया, वो पता नहीं रूम के अंदर क्या कर रहा है। वो उन तीनों की तरफ देखती है तो वो तीनों वहाँ पर बैठे चेस खेल रहे होते हैं। लोरेन कहती है इन तीनों को तो उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, ये तीनों तो यहाँ पर आराम से बैठे गेम खेल रहे हैं। सिटी लॉर्ड से कहते हैं लड़की तुम उसके बारे में सोचकर कुछ ज्यादा परेशान हो रही हो, तुम्हें उसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। मास्टर जैन उसे कहते हैं। पॉइजन जैन उसे कहते हैं मास्टर ने कहा था वो अकेले में बैठकर कल्टीवेट करना चाहते हैं, इसी वजह से वो रूम के अंदर से बाहर नहीं आ रहे, इसी को अकेले में बैठकर कल्टीवेट करना कहते हैं। जैन उनसे कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम लोग वहाँ पर जाकर देखने वाले हो, तो मुझे खुद ही वहाँ पर जाना होगा। मैं छुपकर वहाँ पर जाती हूँ कि ब्रदर शू मेरे लिए बहुत ज्यादा जख्मी हुआ था, तो मैं यहाँ पर उसको ऐसे इग्नोर कैसे कर सकती हूँ, मुझे खुद ही वहाँ पर जाकर देखना होगा। तो वो जल्दी से उसके रूम के अंदर चली जाती है और अपने साथ वो खाना भी लेकर आई होती है। वो कहती है मैं यहाँ पर खाना रखने के बहाने से आती हूँ और उसको एक आंख देख भी लेती हूँ कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जैसे वहाँ पर टेबल के ऊपर खाना रखती है और साइड के ऊपर देखती है तो वहाँ पर जुंजी नहीं होता। वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है जुंजी कहाँ पर है, वो तो यहाँ पर है ही नहीं। उसी वक्त उसके गर्दन के पास आकर एक तलवार रुकती है, बहुत ज्यादा घबरा जाती है। जुंजी उसे कहता है लोरेन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अभी भी मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालता। मैंने कहा भी था कि मेरी सर्कुलेशन के दौरान जब मैं कल्टीवेट कर रहा हूँ तो कोई भी अंदर मत आना। लोरेन पीछे की तरफ देखती है तो उसने कमीज नहीं पहनी होती, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है तो यहाँ पर तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। जुंजी उसे कहता परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है तुमने जो भी किया वो ठीक किया। तुम्हारा जुंजी रिकवर होने के बाद बाहर निकलता है और अपने लोगों से कहता है मास्टर जैन जैंग ने मुझे 5 दिन दिए थे, उन्होंने मुझे रिकवर करने के लिए 5 दिन का टाइम दिया था और कहा था कि मुझे इंपीरियल सिटी में पहुंचना होगा। जितना ज्यादा मैं इंपीरियल सिटी में लेट पहुंचूंगा उतना ज्यादा इंपीरियल सिटी की हालत खराब होती जाएगी, इसलिए हमें आज ही इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। तो उसे कहता है लेकिन यंग मास्टर चू क्या तुम वाकई में ठीक हो, क्या तुम हमारे साथ चल सकते हो। सिटी लॉर्ड भी उसे कहते हैं हाँ तुमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 दिन आराम किया है, 2 दिन के आराम से तुम बिल्कुल ठीक कैसे हो सकते हो। जुंजी उनसे कहता है मेरे पास अपने कुछ तरीके हैं, तुम लोग मुझे अच्छे से जानते हो, मैंने अपनी बॉडी को फुली रिकवर कर लिया है। पॉइजन जैन के बाजू के ऊपर क्योंकि चोट लगी होती है। हमारा जुंजी उसे कहता है पॉइजन जैन मुझे लगता है कि तुम्हें वापस अपने चू टाउन में चले जाना चाहिए, वहाँ पर जाकर जाओ की मदद करो और साथ ही अपनी इंजरीज को रिकवर करो, तुम्हें हमारे साथ इंपीरियल सिटी आने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो कहता है साहू के लिए मेरा एक मैसेज भी लेकर जाना। पॉइजन जैन उसे कहते हैं लेकिन यंग मास्टर अगर टाई क्लैन वाले वापस आप पर अटैक करने के लिए आएंगे तो फिर आपको बचाने के लिए मुझे वहाँ पर होना चाहिए। जुंजी उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्लैन के साथ मेरा जो मसला था वो हल हो चुका है, अब हमें उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। वो तीनों ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। साथ ही जुंजी सिटी लॉर्ड से कहता है सिटी लॉर्ड गू मैं चाहता हूँ कि तुम भी मास्टर जैन के साथ वापस जाओ, तुम सभी लोग वापस जाकर चू टाउन का अच्छे से ख्याल रखना। दोनों को वहाँ से वापस भेजने के बाद हमारा जुंजी लोरेन को अपने साथ अपने घोड़े पर बिठाता है, साथ में उसके मोटू होता है और ये लोग इंपीरियल सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। लोरेन उसे कहती है ब्रदर हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, क्या हम लोग इंपीरियल सिटी जा रहे हैं। तो उसे कहता है हाँ हम लोग कैम्सिस फैमिली में जा रहे हैं, इंपीरियल सिटी में कैम्सिस फैमिली का बेस है, हम लोग सीधे वहीं पर जाएंगे। लोरेन उसे कहती है ब्रदर चू तुम तो एक बहुत ही महान वॉरियर हो, तो फिर तुम्हें यहाँ पर एक छोटी फैमिली को चूज करने की क्या जरूरत थी, कैम्सिस फैमिली तो दूसरे नंबर की फैमिली है, तुम्हें तो यहाँ पर ड्रीम फैमिली को ज्वाइन करना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर रैंक 1 की फैमिली है। बट उसकी बात सुनने के बाद से कहता है लड़की तुम्हें कुछ भी नहीं पता, हाँ ये बात
बात ठीक है कि हमारी कैम्सिस फैमिली रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आती है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर स्ट्रेंथ को देखें तो स्ट्रेंथ के हिसाब से हमारी कैम्सिस फैमिली पहले नंबर के ऊपर आती है। फैमिली वाले रैंक नंबर 1 पर इसलिए क्योंकि उनकी बैकग्राउंड काफी ज्यादा टफ है और उनके पास बहुत सारा पैसा है। और उसे कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर स्ट्रेंथ के हिसाब से फैमिलीज की रैंकिंग नहीं है। तो उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, जहाँ पर स्ट्रेंथ के हिसाब से हमारी रैंकिंग बिल्कुल भी नहीं है, पैसे के हिसाब से रैंकिंग की जा रही है। ड्रीम फैमिली दूसरे नंबर की फैमिली हुआ करती थी, हमारी कैम्सिस फैमिली के पास काफी सारा पैसा था, लेकिन उसके बाद हमारी कैम्सिस फैमिली के पास पैसा कम हो गया और ड्रीम के पास ज्यादा हो गया, इसी वजह से अब वो रैंक नंबर 1 पर है। और उसे कहते हैं लेकिन ड्रीम फैमिली में इतना ज्यादा पैसा आता कहाँ से है, तो वो उसे बताता है कि वो ड्रीम फैमिली में बहुत सारे नोबल फैमिली के लोग हैं। फैमिली के यंग मास्टर्स उस फैमिली को ज्वाइन करना पसंद करते हैं और उनके बैकग्राउंड काफी ज्यादा टफ है और उनके पास बहुत सारे कनेक्शंस हैं, जिसकी वजह से उनके पास पैसा ज्यादा और इसी वजह से वो रैंकिंग नंबर 1 पर आ रहे हैं। इसके अलावा ड्रीम फैमिली वालों के पास 4 बहुत ही फेमस प्रिंसेस हैं, वो सभी की सभी प्रिंसेस बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिली से हैं, उनकी बैकग्राउंड काफी ज्यादा टफ है। यहाँ तक अगर वो चारों प्रिंस यहाँ पर किसी के सामने भी मुश्किल क्रिएट करने की कोशिश करें, वो किसी को भी बुली करें, तब भी ड्रीम फैमिली वाले उन्हें नहीं रोकेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर उनके बाप की सपोर्ट की वजह से उनकी ड्रीम फैमिली चल रही है। हमारा मोटो जुंजी से कहता है ब्रदर चू, मुझे लगता है कि यहाँ पर इंपीरियल सिटी में जाने के बाद, कैम्सिस फैमिली में पहुंचने के बाद भी तुम्हारे लिए मुश्किल खत्म नहीं होने वाली। फिर तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि हम लोग यहाँ पर टेस्ट देने के बाद ही कोड डिसाइपल बन सकते हैं और कैम्सिस फैमिली में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 8 ही कोड डिसाइपल्स हैं। अब क्योंकि मास्टर यांग ने तुम्हें अचानक से कोड डिसाइपल बना लिया, बहुत सारे लोगों को ये बात हजम नहीं होने वाली, वो तुम्हारे लिए मुश्किल क्रिएट करेंगी। लेकिन तुम्हें एक एडवांटेज हासिल है कि तुम कोड डिसाइपल, इसी वजह से तुम कैम्सिस पवेलियन में जा सकते हो। लोरेन उसे कह दिया क्या एक आम स्टूडेंट कैम्सिस पवेलियन में नहीं जा सकता, तो उसे कहता है नहीं, कैम्सिस पवेलियन एक फॉरबिडन एरिया है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोड डिसाइपल्स और एल्डर्स ही जा सकते हैं। कि हमारी कैम्सिस फैमिली का जितना भी ट्रेजर है जो कि पिछले कई सौ सालों से इकट्ठा किया गया है, वो सारे का सारा हमारी पवेलियन के अंदर रखा गया है। सारे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा प्रेशियस हैं, इसी वजह से वहाँ पर सिर्फ कोड डिसाइपल्स को जाने की इजाजत होती है। वहाँ पर जो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स रखी हुई है वो हजारों साल पुरानी है। तो जुंजी से कहता है जूनियर, मैं जहाँ पर तुम्हें एडवाइस करूंगा कि तुम वहाँ पर जाने के बाद एक होली लेवल के स्किल को चूज करना। और हैरान होकर उसे कहती है लेकिन अब तुम यहाँ पर से होली लेवल का स्किल चूज करने के लिए क्यों कह रहे हो। मोटू से यहाँ पर होली लेवल के स्किल के बारे में बताता है कि क्यों उसे जुंजी को होली लेवल वाला स्किल चूज करने के बारे में कहा है। वो उसे कहता है कि स्किल्स के 5 लेवल होते हैं, जैसे लो लेवल ह्यूमन लेवल होता है, फिर स्पिरिट लेवल, फिर होली लेवल और उसके बाद ह्यूमन लेवल आता है और उसके लास्ट के ऊपर सामसरा लेवल आता है। जुंजी को यहाँ पर तकरीबन मिडिल लेवल का कहा है, यानी होली लेवल को चूज करने का कहा है। इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है, हालांकि इसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है और कल्टीवेशन लो होने के साथ साथ जो मास्टर स्पिरिट है उसका ग्रेड भी लो है, इसी वजह से ये एक हाई लेवल के स्किल को मास्टर नहीं कर सकता। इसी वजह से मैंने इसे होली लेवल के स्किल्स को लेने का कहा है। तो मोटू जुंजी से कहता है लेकिन मैं तुम्हें फिर से एक बार याद दिला दूं कि कैम्सिस फैमिली में एंटर होना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि तुम डायरेक्ट कोड डिसाइपल बने हो, इसी वजह से बहुत सारे लोग तुम्हारे लिए मुश्किल क्रिएट करेंगे, तुम्हें खुद ही उन सभी को संभालना होगा। जुंजी से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने मास्टर जैंग का नाम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दबाऊंगा। उसे कहता है तो फिर तुम यहाँ पर करने क्या वाले हो। जुंजी कहता है ये एक सीक्रेट है। लोरेन उसे कहती है ब्रदर चू, तुम यहाँ पर जो कुछ भी करने वाले हो मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। उसे कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल सपोर्ट करोगी। यहाँ पर फिर से हमारे जुंजी से टाई क्लैन के बारे में पूछना चाहता है। वो उसे कहता है ब्रदर चू, क्या तुम मुझे टाई क्लैन के बारे में बताओगे। जुंजी कहता है मुझे भूख लगी है, चलो यहाँ से जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जाकर कुछ खाते हैं। अपने घोड़े को आगे बढ़ाकर वहाँ से भाग जाता है, जबकि मोटू से कहता है ब्रदर तुम यहाँ पर मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्या तुम मुझे टाई क्लैन के बारे में नहीं बताने वाले कि तुमने उनके साथ मसले को कैसे सॉल्व किया। मोटू भी अपने घोड़े को उसके साथ भगाता है और ये लोग इंपीरियल सिटी में पहुंच जाते हैं। ये लोग इंपीरियल सिटी के बाहर होते हैं, सामने बड़ा सा गेट होता है, गेट को पार करके ये लोग अंदर जाने वाले हैं। मोटू से इंपीरियल सिटी के गेट के बारे में बताता है। वो उसे कहता है क्या तुम गेट के ऊपर उन शिमर स्टोन्स को देख रहे हो, वो लोग वो काफी ज्यादा स्पेशल स्टोन है। कहा जाता है कि ये वाले स्पेशल स्टोन इनको यहाँ पर गार्डिंग अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन पीस बनकर रह गए हैं। हमारा जुंजी यहाँ पर इंपीरियल सिटी के गेट को देखकर कहता है मैं इंपीरियल सिटी में सिर्फ और सिर्फ 2 मकसद के लिए आया हूँ। पहला मकसद ये है, मैं यहाँ पर अपनी चू फैमिली की जो डिस्ट्रक्शन की स्टोरी है, आज से 14 साल पहले फैमिली और बाकी के लोगों ने मिलकर मेरी चू फैमिली के ऊपर अटैक किया था, मैं उस स्टोरी को इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। आखिर मेरे पेरेंट्स ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से इन लोगों को चू फैमिली पर अटैक करना पड़ा। साथ ही मैं अपने पेरेंट्स को भी ढूंढने वाला हूँ, शायद वो जिंदा हो। और दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ पर किसी ऐसे मेथड को ढूंढना चाहता हूँ जिससे मैं अपनी ल्यूजियांग की बॉडी के अंदर से टर्मिनस वेव्स को डीएक्टिवेट कर सकूं। जुंजी कहता है ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि मैं अपनी ल्यूजियांग को बचा नहीं पाया, वो लोग उसे ले गए, लेकिन मैं उसे बचाने के लिए वहाँ पर जरूर जाऊंगा। लेकिन मेरा प्लान वही रहेगा, मैं यहाँ पर उसके लिए पहले इलाज ढूंढूंगा और उसके बाद उसे वहाँ से उन लोगों के पास से छुड़ाकर वापस लाऊंगा। ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो गेट के ऊपर जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो इनको रोक लेते हैं और कहते हैं यहीं पर रुको, तुम लोग ऐसे अंदर नहीं आ सकते, अपने घोड़ों के ऊपर से नीचे उतरो, अपने बैच हमें दिखाओ। तो अपने पास से अपनी कैम्सिस फैमिली का टोकन निकालता और कहता है ये देखो मैं कैम्सिस फैमिली का एक मेंबर हूँ, ये मेरा टोकन है, हमें अंदर जाने दो। तो वो गार्ड्स आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं इस तरह के टोकन तो हमेशा यहाँ से गुम हो जाते हैं और कोई ना कोई इन टोकन को ढूंढ कर यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि वो कैम्सिस फैमिली का मेंबर है। मतलब यह कि हम
हम लोग इस टोकन को देखकर इस बात को नहीं मान सकते कि तुम कैम्सिस फैमिली के मेंबर हो। चलो जल्दी से अपना बैच दिखाओ। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा डिसाइपल बैच है तो वो दिखाओ। तो मोटू कहता है मैं यहाँ पर इनको डिसाइपल टोकन कहाँ से दिखाऊं, जबकि मैंने डिसाइपल टोकन तो पहले से ही आपके बदले में उसको गिरवी रखवा दिया था। तो गार्ड उसे कहते हैं अब तो हमें तुम्हारे पर और भी ज्यादा शक हो रहा है कि तुम यहाँ पर धोखे से अंदर आना चाहते हो। हमारा शुंजी अपने पास से अपने कोड डिसाइपल का टोकन निकालता और कहता है ये मेरा कोड डिसाइपल टोकन है, क्या ये चलेगा? गार्ड्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में एक रियल टोकन है। वो उसे कहते हैं सर प्लीज जल्दी से अंदर आए, हम लोग आपके लिए रास्ता तैयार करते हैं। मोटू काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, कहता है गार्ड्स तुम लोगों ने हमेशा मुझे यहाँ से गुजरते देखा है, फिर भी तुम लोगों ने जानबूझकर मुझे यहाँ पर बुली किया, मैं तुम्हें देख लूंगा। लोग इंपीरियल सिटी के अंदर एंटर हो जाते हैं। मोटू गुस्से के साथ आगे बढ़ रहा था और कहता है अगर मैंने अपने टोकन को वहाँ पर शराब के बदले में, वाइन के बदले में गिरवी नहीं रखवाया होता तो आज मुझे यहाँ पर इतना जलील नहीं होना पड़ता। तो ये सभी लोग इंपीरियल सिटी के अंदर एंटर हो चुके हैं। इंपीरियल सिटी काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। तो लोरेन वहाँ पर इंपीरियल सिटी को देखकर बहुत ज्यादा अमेज हो रही होती है। वो कहती है जहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, पूरे का पूरा इंपीरियल सिटी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मोटू माने शुंजी से कहता है क्लाउड क्या तुम्हें वहाँ पर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है? वो यहाँ का सबसे बेस्ट वैशाखाना है, हम लोग वहाँ पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पर तुम्हें जो लड़कियाँ मिलेगी वो कमाल कमाल है, इसके अलावा तुम्हें सबसे बेस्ट वाइन भी वहीं पर मिलेगी। चलो हम लोग जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। हमारा शुंजी से कहता है तुम यहाँ पर मुझे खराब करने की कोशिश कर रहे हो, मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखने के लिए आया हूँ, ना कि यहाँ पर लड़कियों के साथ मजे करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 50 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।